हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेज एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में आपके 4 चैप्टर हैं, सॉरी 2 चैप्टर रहेंगे यूनिट 4 में आपके, और दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर है और इजी है। बाद की दोनों ही यूनिट बहुत इजी है और दोनों यूनिट लेंथी नहीं है। मैं आपको बता, जैसे अगर मैं बात करूं, जो 2 चैप्टर हैं आपके, फर्स्ट चैप्टर है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग में आप पढ़ेंगे हेलिकल स्प्रिंग और लेमिनेटेड स्प्रिंग, या जिसे लीफ स्प्रिंग भी कहते हैं। 2 तरह के स्प्रिंग आप पढ़ेंगे इसके अंदर, और ये आप ये मान के चलें कि इसके अंदर आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो 3 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। जो सेकंड चैप्टर आपका आएगा कॉलम एंड स्ट्रट, वो भी 3 या 4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपका जो 4th यूनिट है वो 7 से 8 लेक्चर में, मैक्सिमम 8 लेक्चर में फिनिश होने वाली है। ऐसे ही आपकी 5th यूनिट है वो भी जल्दी खत्म हो। तो देखिएगा, अब यहाँ पर बात करेंगे स्प्रिंग की। पहले आपको बेसिक बताऊंगा कि स्प्रिंग होता क्या है। तो आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की, कितने टाइप्स के स्प्रिंग होते हैं। और उसी में जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में एक है क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल लोड, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल ट्विस्ट, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं, देखिए बच्चों, देर ना करते हुए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं पहले स्प्रिंग पर। देखिए स्प्रिंग क्या है, सब जानते हैं स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग एक ऐसा मटेरियल या ऐसा इक्विपमेंट है जिस पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग से लोड को रिमूव करते हैं तो वो अपनी पुरानी शेप में, ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्प्रिंग कहलाता है। यही है, स्प्रिंग आर इलास्टिक मेंबर which distort under load and regain their original shape when load is removed। लोड को जैसे ही रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये यूज कहाँ होता है। यूज कहाँ होता है, जो आप देखिए जितनी भी बाइक है, आपकी कार है, ट्रक है, या आपके जो है रेलवे के डब्बे हैं, उन सभी में आप देखिएगा कि उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं। स्प्रिंग किसे कहते हैं, सोक, जिसे सोकर कहते हैं। सोकर कहते हैं, वैसे शॉक एब्जॉर्बर वर्ड होता है। जो शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं, वो आपकी बाइक में भी 2 शॉक एब्जॉर्बर आगे लगे होते हैं, 2 पीछे लगे हुए होते हैं। आगे वाले हाइड्रोलिक होते हैं, पीछे वाले स्प्रिंग बेस होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपका देखिए रेलवे कैरिज, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गवर्नर, और यहाँ तक कि घड़ी में भी यूज होता है। आपका घड़ी में, पेन में भी आपने देखोगा, पेन में टिक टिक वाले जो पेन आते हैं उसके अंदर भी स्प्रिंग ही लगा रहता है। तो स्प्रिंग का बहुत जगह यूज होता है। इसके जो फंक्शन है स्प्रिंग के देखिए क्या है। फंक्शन मतलब इसे यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहला आता है टू एब्जॉर्ब शॉक और इम्पैक्ट लोडिंग एज इन कैरिज स्प्रिंग। हम गाड़ियों में जो आपके शॉकर लगे रहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कोई गड्ढा वगैरह में गाड़ी आपकी जाती है तो क्या होता है, अंदर बैठे हुए इतना महसूस नहीं होता। अगर आप उसके अंदर स्प्रिंग को हटा लेंगे तो आपको जो है वो इम्पैक्ट लोड जो लगेगा या जो शॉक आएगा उसका आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वहां पर वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, या जो इम्पैक्ट लोड होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। टू स्टोर एनर्जी इन क्लॉक स्प्रिंग। पुराने जमाने में घड़ियां आती थी, उन घड़ियों में हम क्या करते, चाबी भरते थे। तो चाबी भर के क्या करते थे, वो हम एनर्जी स्टोर करते थे। वो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाती थी और वो 24 घंटे उस घड़ी को चलाती थी। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं स्प्रिंग के माध्यम से। एक आपका आता है टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल द मोशन इन द ब्रेक एंड क्लच। आपके ब्रेक और जो क्लच होते हैं बाइक में, उसमें भी छोटे छोटे स्प्रिंग लगे रहते हैं जिससे वो स्मूथली मूव करते हैं। अगर आप स्प्रिंग हटा दें तो आपका ब्रेक और क्लच स्मूथली मूव नहीं करेंगे। तो क्लच और ब्रेक में भी इसका यूज किया जाता है, मोशन को कंट्रोल या फोर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक। उसके बाद आता है टू मेजर फोर्स इन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखे होंगे आपने, जो सिलेंडर आपके घर लेके आते होंगे, उनके पास एक तराजू रहता है, वो उसमें सिलेंडर को टांगते हैं और उसका वजन कर देते हैं। तो वो वजन भी स्प्रिंग बैलेंस के अनुसार ही होता है, उसमें भी स्प्रिंग लगा रहता है। तो बहुत सारे आपके फंक्शन होते हैं स्प्रिंग के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की, कितने तरह के स्प्रिंग होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में आपके 4 टाइप होते हैं। एक आता है क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग, एक आता है ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग, एक आता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, एक आता है आपका कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, जो ज्यादा डीपली पढ़ने हैं, एक पढ़ना है ये वाला क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सिलेबस में आपके। एक है ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। सेकंड आपका आता है स्प्रिंग में लीफ स्प्रिंग।
जिसे लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहते हैं। तो लीफ स्प्रिंग में 3 टाइप होते हैं, फुल इलिप्टिक, सेमी इलिप्टिक और कैंटिलीवर। इसमें आपको फुल इलिप्टिक और सेमी इलिप्टिक पढ़ना है, ये दोनों आपके कोर्स में। और बाकी बहुत सारे और भी टाइप होते हैं, जैसे टोर्जन स्प्रिंग है, सर्कुलर स्प्रिंग है, बेलेबल स्प्रिंग है और फ्लैट स्प्रिंग है। इनमें ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नाम पता होने चाहिए। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेगा कि स्प्रिंग के टाइप क्या होते हैं, तो आप उसके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। डीपली जो पढ़ना है वो 2 हेलिकल स्प्रिंग और 2 लीफ स्प्रिंग आपको पढ़ने, ठीक है नहीं। तो आज के लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में आप क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब आज की वीडियो में पूरा हो जाए, ठीक। अगली वीडियो की अगर मैं बात करूं तो अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे ओपन कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ओपन कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो दूसरी वीडियो में ये कवर हो जाएगा और तीसरी वीडियो में आपके जो लीफ स्प्रिंग के दोनों टाइप है ये कवर हो जाएंगे। तो 3 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके सिलेबस में यही टॉपिक है, ठीक। अब देखिए चलते हैं स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग। ये 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। इसे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसके देखिए एक इसका नाम होता है स्प्रिंग स्टिफनेस या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट, तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। अब ये होता क्या है, देखिए द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन ए स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग में यूनिट डिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए जितना लोड अप्लाई आप करेंगे वो लोड आपका क्या कहलाएगा, वो लोड आपका कहलाएगा स्टिफनेस। क्लियर हो गई बात, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए जो लोड अप्लाई होगा वो आपका स्टिफनेस कहलाएगा। क्लियर, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा K इज इक्वल टू W ओवर डेल, ठीक है नहीं। यहाँ पर डेल आपका क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में भी, मतलब जो आपका पिछले टॉपिक चल रहे थे उसमें हमने आपको डिफ्लेक्शन ही पढ़ाया। डिफ्लेक्शन आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए K है आपकी स्टिफनेस, स्टिफनेस को K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू W ओवर डेल। W आपका लोड है और डेल आपका डिफ्लेक्शन है, तो W की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और डेल डिफ्लेक्शन की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन mm या किलो न्यूटन पर mm, इस तरह की इसकी यूनिट चलेंगे आप, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपके, ये आपका स्टिफनेस। तो 2 नंबर की डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन कि यूनिट डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए जितना लोड अप्लाई स्प्रिंग पर करना पड़ेगा वही लोड उसका क्या कहलाएगा, स्टिफनेस कहलाएगी, ठीक। अब बात आती है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होता है, आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग देखिए क्या होता है। वैसे तो हम न्यूमेरिकल जितने करेंगे उन सभी में मैं डिफ्लेक्शन ही काउंट करूंगा, डिफ्लेक्शन निकालूंगा, स्टिफनेस कैलकुलेट करूंगा, ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इज हाउ ए स्प्रिंग रेस्पॉन्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाई। जब आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्प्रिंग किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है, वही आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई डेल एंड इट्स यूनिट इज मीटर और mm। आप जानते हैं कि डिफ्लेक्शन को डेल से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट मीटर या mm होती है। जनरली से मीटर या mm में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। या एक और डेफिनेशन है देखिए इसकी, यहां से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। मोशन ऑफ स्प्रिंग एंड और आर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड। यानी जब हम किसी स्प्रिंग पर लोड को रिमूव करेंगे या लोड को अप्लाई करेंगे, दोनों ही केस में, चाहे आप लोड को रिमूव कर रहे हैं चाहे लोड को अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपके जो स्प्रिंग का कोई एंड होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे ये आपका देखिए ये स्प्रिंग है, ये आपका अनएक्सटेंडेड लेंथ है, यानी जब उस पर लोड नहीं लग रहा है। जब लोड नहीं लग रहा है तो ये है, जैसे ही आपने लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद आपकी स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो सिरा है, ये सिरा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी डिस्टेंस इसने मूव की, ये डिस्टेंस आपकी डिफ्लेक्शन कहलाएगी। यानी लोड लगाने से स्प्रिंग के अंदर कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, स्प्रिंग के अंदर कोई पॉइंट कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है वो उसका डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका डिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे, देखिए जो सिलेबस में हमारे है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में आप 2 टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग, एक पढ़ेंगे ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग। दोनों ही केस के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए हेलिकल स्प्रिंग इज ए लेंथ ऑफ वायर और बार बाउंडेड इनटू अ हेलिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग देखिए होता क्या है मैं आपको बता दूं।
आपने कोई वायर लिया और उस वायर को आपने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह की फॉर्म, ठीक है नहीं, तो इसे कहते हैं हेलिक्स फॉर्म। क्या कहते हैं? हेलिक्स फॉर्म कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रेन के डब्बों के नीचे आपके स्प्रिंग लगे रहते हैं, वो इस तरह के वायर को हम सर्कुलर शेप में इस तरह मोड़ते चले जाते हैं, ठीक है नहीं, तो वो आपका स्प्रिंग बन जाता है। अगर आप इस स्प्रिंग के वायर को सीधा करेंगे तो आपकी एक लंबी सी रोड बन जाएगी, ठीक है नहीं। तो किसी भी वायर की रोड को जब आप हेलिक्स की शेप में इस तरह से घुमाते चले जाएंगे तो वो आपका हेलिकल स्प्रिंग कहलाएगा, ठीक। अब हेलिकल स्प्रिंग में क्लोज कॉइल और ओपन कॉइल क्या होता है? देखिए नाम से पता चला, क्लोज का मतलब वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, ओपन का मतलब वो थोड़े से ओपन होंगे। इसका क्या मतलब है देखेगा, देखिए इन ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड so close that the each turn is particularly a plane of a right angle to the axis of the helix। यानी इसके अंदर जो आप हेलिक्स बनाएंगे, जो इस तरह की सर्कुलर प्लेट बनाएंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी, उनके बीच में जो गैप होगा बहुत कम होगा, उनके बीच में गैप बहुत कम होगा। इसलिए इसने कहा, देखिए इच टर्न किसे कहते हैं? जैसे आपका एक चक्कर पूरा हो गया तो एक टर्न हो गया, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा टर्न, ऐसे करते जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इच टर्न इज प्रैक्टिकली ए प्लेन एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। और हम ये मान के चलते हैं, देखिए एक्सिस ऑफ हेलिक्स क्या होती है? एक्सिस ऑफ हेलिक्स होती है ये आपकी इस तरह से वर्टिकल। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आप इस तरह के सर्कुलर बना रहे हैं, जो सर्कल आपके इस तरह के बन रहे हैं, वो सर्कल इस एक्सिस के राइट एंगल पर रहते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेगा, ठीक है नहीं। तो एंड वायर इज सब्जेक्टेड टू टोर्जन, और इस कंडीशन में जो इसके अंदर क्रिएट होगा वो टोर्जन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? टोर्जन। क्लोज कॉइल के केस में टोर्जन क्रिएट होगा। आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है क्रिएट तो वो भी होगी, लेकिन टोर्जन स्ट्रेस के कंपेयर में बहुत कम होगी। तो हम यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, बेंडिंग स्ट्रेस को जीरो मान लेंगे। केवल और केवल मैं यहाँ पर टोर्जन की इक्वेशन ही अप्लाई करूंगा क्लोज कॉइल के केस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में भी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग एंड एक्सियल ट्विस्ट। इसके अंदर आप दो केस पढ़ेंगे क्लोज कॉइल के अंदर। जो क्लोज कॉइल होगी, एक पढ़ेंगे आप एक्सियल लोडिंग और एक पढ़ेंगे एक्सियल ट्विस्ट, दोनों केस अलग अलग, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपका लोड लगेगा W और यहाँ पर आपका मूवमेंट लगेगा, दोनों में यह फर्क है। यहाँ पर मूवमेंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे ओपन की। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होगा, देखिए इन एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड इन सच ए वे देयर इज लार्ज गैप बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव टर्न। यहाँ पर जो आपके टर्न जो होंगे, उन टर्न के बीच में गैप ज्यादा होगा, उनके बीच में गैप ज्यादा रहेगा, तो वो ओपन कॉइल हो जाएगा। जब गैप ज्यादा होता है तो वहां पर आपका जो है उसे ओपन कॉइल कह देते हैं, क्लियर नहीं। तो द स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड इन सच ए मैनर देयर इज ए लार्ज गैप बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव टर्न। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्प्रिंग कैन टेक कंप्रेसिव लोड ऑल्सो। अब देखिए जब इसके अंदर गैप ही नहीं है, टर्न से टर्न आपका मिला हुआ है, जब टर्न से टर्न मिला हुआ होता है तो वहां पर आप स्प्रिंग पर टेंसाइल फोर्स तो लगा सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि उसके टर्न तो आप ऑलरेडी मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ जब ओपन स्प्रिंग होता है आपका, तो इसके टर्न थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, तो यहाँ पर आप कंप्रेसिव फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर खाली टेंसाइल फोर्स लगाना है तो आप इस स्प्रिंग का यूज करेंगे, और आपको टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों लगाने हैं तो ओपन कॉइल का यूज करें। यह ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंप्रेसिव फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और एन ओपन हेलिकल स्प्रिंग लाइक ए क्लोज हेलिकल स्प्रिंग मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग एंड एक्सियल ट्विस्ट। इसमें भी एक्सियल लोडिंग यानी लोड और मूवमेंट दोनों केस आते हैं, लेकिन हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे, हम केवल और केवल, देखिए इन दिस चैप्टर वी विल शैल डिस्कस ओनली एक्सियल लोडिंग। हम ओपन कॉइल में जो मूवमेंट वाला केस है, एक्सियल ट्विस्ट वाला केस है, वो नहीं पढ़ेंगे, केवल एक्सियल लोडिंग का केस पढ़ेंगे। यानी 3 केस आपके हो गए, क्लोज कॉइल के 2 केस हो गए, ओपन कॉइल का 1 केस हो गया। अब देखिए डायग्राम से आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपने एक लंबी सी रोड लेकर आपको इस तरह से घुमाया और ये स्प्रिंग बना दिया, ठीक है नहीं भाई। इस तरह की रोड थी, आप घुमाते घुमाते चले गए, ये आपका स्प्रिंग बन गया। अब आप देखिए जो इसके टर्न है, ये एक टर्न, एक चक्कर जो है, पूरा सर्कल एक टर्न कहलाता है। तो ये टर्न देखिए आपस में मिले हुए हैं बिल्कुल, इनके बीच में बहुत कम गैप है, ठीक है नहीं। तो ये आपका क्लोज कॉइल हो गया। और इधर आप देखेंगे, देखिए यहां भी आपने इस तरह से घुमाए, लेकिन यहां पर एक टर्न दूसरे टर्न, देखिए टर्न नंबर 1 टर्न नंबर 2, 1 और 2 के बीच में गैप है नहीं, तो ये कहलाएंगे आपके ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है नहीं। और जब इसके बीच में गैप है तो आप यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोज कॉइल और ओपन कॉइल। डायग्राम से देखिए, जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं समझा क्या रहा था।
अब चलते हैं हम क्लोज कॉइल पर। क्लोज कॉइल के अंदर मैंने आपको दो केस बताए थे। पहला केस बताया था एक्सियल लोडिंग, दूसरा केस बताया था एक्सियल ट्विस्ट। तो पहले मैं बात करूंगा द क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल लोड। अगर उस पर एक्सियल लोड लगा, लोड का मतलब देखिए यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ये डायग्राम आप समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम को समझ जाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपका देखिए ये सिरा आपका यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स है, और इसे स्प्रिंग को मैंने इस तरह से यहाँ पर नीचे इस पर डब्ल्यू लोड लगा दिया। क्या लगाया? डब्ल्यू लोड। तो जब डब्ल्यू लोड इस पर लगेगा तो क्या होगा? इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा नहीं, यानी ये थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करने लगेगा। तो जब नीचे की ओर मूव करेगा, देखिए कैसे मूव करेगा। जैसे ये आपकी कोइल ये थी आपकी, मैंने आपको बताया था कि पहले जो कोइल होगी वो एक्सिस के राइट एंगल पर होगी। आपकी जो कोइल होगी वो एक्सिस के राइट एंगल पर होगी इस तरह से, ठीक है नहीं। तो जब हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो आपकी अगर कोई एक्स तरह की थी तो वो ऐसे टिल्ट हो जाएगी, एक एंगल पर टिल्ट हो जाएगी। तो आपकी जो कोइल होगी वो इस तरह से ऐसे हो जाएगी, देखिए ऐसे, यानी वो थीटा एंगल पर ट्विस्ट हो जाएगी, थीटा एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो सिरा था, ये सिरा यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? डेल कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? तो आपका जो राइट एंगल पर आपकी जो कोइल थी वो राइट एंगल ना होकर वो एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, वो एंगल कहलाएगा थीटा। और एक एंड दूसरे एंड के बीच में जो आपका गैप आया, जो उसने डिस्टेंस कवर की, वो होगी डेल डिफ्लेक्शन। ये हो गई बात, ठीक है। अब देखिए ये था वायर आपका, ये इस तरह का लंबा वायर था, इस वायर को मैंने इस तरह से मोड़ कर एक स्प्रिंग बना दिया, ठीक है नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ नोटेशन लिए हैं, उन नोटेशन को पहले समझिएगा। मैंने मान लिया, देखो सबसे पहले ये आपका स्मॉल डी है, पहले मैं इसे बना दूं, ये आपका होगा स्मॉल डी, ये आपका यहाँ पर स्मॉल डी है, ठीक है। कैपिटल आर गलत लिखा हुआ। सबसे पहले आता है आपका रेडियस ऑफ द कोइल और डायमीटर ऑफ द कोइल। इन्हें समझिए, रेडियस ऑफ द कोइल और डायमीटर ऑफ द कोइल क्या है। इसमें दो रेडियस और दो डायमीटर होंगे। तो अगर मैं रेडियस ऑफ द कोइल की बात करूं, यहां पर आप देखेगा, यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपने कोइल, कोइल का मतलब होता है जो आपने सर्कल इस तरह से बनाए मोड़ मोड़ के, वो आपका कोइल कहलाता है। कोइल किसे कहते हैं? चक्र को कोइल कहते हैं। तो यहां पर जो आप कोइल बना रहे हैं, उस कोइल की कितनी रेडियस है, वो आपकी रेडियस आर कहलाएगी, कैपिटल आर। और ये पूरा का पूरा डायमीटर कहलाएगा कैपिटल डी। तो ये तो आपका आ गया कोइल का डायमीटर और कोइल का रेडियस। नेक्स्ट आपका आता है रेडियस ऑफ द वायर और डायमीटर ऑफ द वायर। जिस वायर से आपने ये कोइल बनाई है, उस वायर का कुछ ना कुछ रेडियस, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए ये वायर है, ये वायर तो ये है, तो जो उसका डायमीटर होगा, ये डायमीटर इसका कहलाएगा स्मॉल डी। डायमीटर क्या कहलाएगा इसका? स्मॉल डी कहलाएगा, ठीक। तो जो आपका वायर होगा, वायर के डायमीटर को मैं स्मॉल डी कहूंगा, और इसकी अगर रेडियस मुझे कहीं यूज करनी पड़ी तो उसे स्मॉल आर कहूंगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि वायर का जो डायमीटर होगा वो डी होगा और उसकी रेडियस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और कैपिटल डी तो यूज कर रहा हूं मैं कोइल के लिए, और स्मॉल आर स्मॉल डी यूज कर रहा हूं वायर के लिए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेल की, डेल आप जानते हैं, डेल होता है डिफ्लेक्शन, कि डब्ल्यू लोड लगाने से कोइल के अंदर या स्प्रिंग के अंदर जितना डिफ्लेक्शन हुआ वो डेल कहलाएगा, ठीक। सी होती है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये आप जानते ही हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं, देखिए रेडियस की यूनिट जानते हैं आप, मीटर होगी एसआई में। डिफ्लेक्शन की यूनिट मीटर होगी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट आप जानते ही होंगे। इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और स्मॉल एन क्या है? स्मॉल है नंबर ऑफ कोइल और टर्न। यानी देखिए जैसे यहां मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 6 कोइल नजर आ रहे होंगे, यानी आपने कितनी बार कितने टर्न बनाए, नंबर ऑफ टर्न कहलाते हैं आपके स्मॉल एन। तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न को क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न को डिनोट करें। इसके बाद आपका आता है थीटा। थीटा आता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। मैंने आपको बताया कि लोड अप्लाई करने के बाद आपकी जो राइट एंगल कोइल थी वो एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, एक एंगल पर ट्विस्ट हो गई, वो एंगल आपका थीटा कहलाएगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका, ठीक। उसके बाद आती है एल। एल आती है लेंथ ऑफ द वायर। जो आपने वायर लिया है, आपने बहुत लंबाई का वायर लेकर उसे ऐसे मोड़ा होगा, तो अगर मैं यहां से इस स्प्रिंग से इसकी लेंथ निकालने लगूं कि कितनी लेंथ होगी, तो आप कैसे निकालोगे? देखो क्या तरीका है। आप जानते हैं एक सर्कल में कितना वायर लगा, एक सर्कल को या एक टर्न को या एक कोइल को बनाने में कितना वायर लगेगा? 2 पाई आर, जितनी उसकी पेरीमीटर होगी। तो आप क्या करेंगे? एक कोइल की पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। एक कोइल की पैरामीटर आ जाएगी 2 पाई आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस है।
तो 2πr को नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई एक वायर में, एक कॉइल बनाने में लगा 2πr वायर, तो n में कितना लगेगा 2πrn। तो यहां से जो लेंथ आपकी आएगी वो आएगी 2πrn। ठीक है भाई, 2πr क्या है, कॉइल का पेरीमीटर है, और n है नंबर ऑफ कॉइल। यहां से आप इस तरह से n निकाल सकते हैं। और जहां पर टॉर्जन अप्लाई होता है, आप जानते हैं जहां टॉर्जन होगा वहां पर शियर स्ट्रेस जरूर होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि जहां मूवमेंट होता है वहां बेंडिंग स्ट्रेस होगी, और जहां टॉर्जन होगा वहां शियर स्ट्रेस टो होगी। आपने को मैंने टॉर्जन और बेंडिंग दोनों चीजें पढ़ाई है। तो यहाँ पर आपकी टो स्ट्रेस काम करेगी, शियर स्ट्रेस होगी टो आपकी। और जे आप जानते हैं, देखिए जहां टॉर्जन की इक्वेशन की बात करता हूं, तो टॉर्जन की इक्वेशन होती है आपकी T अपॉन जे इज इक्वल टू टो अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जहां टॉर्जन यूज होगा वहां पर आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर यूज होगा। तो यहां पर मैंने जे को मान दिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलेगा, वायर का। किसका निकलेगा, वायर का। π/32 इंटू डी टू दी पावर 4, जहां पर डी वायर का डायमीटर है। तो ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब इन्हीं नोटेशन से अब मैं देखिए यहाँ से फॉर्मूले जनरेट करूंगा। जो फॉर्मूले जनरेट होंगे उन्हीं फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल करने पड़े। तो ये आपका फंडा है। देखिए यहाँ पर अब फॉर्मूले पर चलता हूँ। देखिए मैं फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा, ठीक है नहीं। एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा तो सबसे इजी यूनिट है, मैंने आपको बताया है। एक बार फॉर्मूले ड्राइव करने सीख लेंगे तो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, या ड्राइव करने आगे तो ड्राइव भी कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आएंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी यूनिट है आपकी। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई है, मैं देखिए बॉक्स बना लेता हूं यहाँ पर, और बॉक्स बनाने के बाद सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। यहां पर सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपकी जो टॉर्जन की इक्वेशन है वो है T अपॉन जे इज इक्वल टू टो अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। T अपॉन जे इज इक्वल टू टो अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर जो मैं आर लूंगा वो आर क्या होगी, वायर की रेडियस होगी, और यहाँ पर जे में जो डायमीटर आएगी वो वायर का डायमीटर होगा। कभी आप कैपिटल आर और कैपिटल डी यूज करें, टॉर्जन की इक्वेशन में जो नोटेशन यूज होंगी वो आपकी वायर की यूज होंगी, स्मॉल डी और स्मॉल आर, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल आर रखा है। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिया, सबसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, क्या लिया, T अपॉन जे इज इक्वल टू टो अपॉन आर, टो अपॉन आर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से T की वैल्यू निकालिए, T की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी T इज इक्वल टू टो अपॉन आर इंटू जे, T इज इक्वल टू टो अपॉन आर इंटू जे। अब जे क्या होता है, देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टो अपॉन, आप आर को लिख सकते हैं D/2। भाई आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, और जे होगा आपका पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 32 अपॉन 32। तो यहाँ से 2 से तो 32 कट गया, 16 बचेगा। एक डी से एक डी की पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से आपका टी आ जाएगा तो इंटू पाई डी क्यूब ओवर 16, तो इंटू पाई डी क्यूब ओवर 16। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, किसका, टी का। टी इज इक्वल टू टो इंटू पाई/16 इंटू पाई/16 इंटू डी क्यूब। क्लियर हो गई बात। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यहां से आप देखिए, आपको टॉर्जन की इक्वेशन पता है, वहीं से आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट याद रखने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। यहां से अगर मैं टो की वैल्यू निकालूं तो टो आपका आ जाएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब, 16t अपॉन पाई डी क्यूब, 16t अपॉन पाई डी क्यूब। इन दोनों फॉर्मूले में केवल और केवल टॉर्जन का यूज हुआ है। टॉर्जन की इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है, ठीक है नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये देखिए एक ध्यान रखना है कि टॉर्जन किसके इक्वल होता है, टॉर्जन इक्वल होगा यहाँ पर लोड इंटू रेडियस। लोड कितना है W, रेडियस कितनी है R। अगर मैं लोड के फॉर्मूले से यहाँ पर टॉर्जन निकालूंगा तो यहाँ से आपका टॉर्जन आएगा T इज इक्वल टू लोड इंटू रेडियस यानी W इंटू आर। तो T की वैल्यू क्लोज कॉइल में W इंटू आर होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब मैं T के फॉर्मूले में टो के वैल्यू निकालने के लिए, जब मैं यहाँ पर T इज इक्वल टू कितना है WR, T की वैल्यू कितनी है WR है, तो टो कितना आ जाएगा, टो आ जाएगा 16WR अपॉन पाई डी क्यूब। टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16WR अपॉन पाई डी क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एक फॉर्मूला आपका और आ गया। देखिए बिल्कुल टॉर्जन की इक्वेशन से आ रहा है, बस नई चीज एक आई है कि टो की वैल्यू WR होगी, ठीक। टी की वैल्यू सॉरी, टी जो टॉर्जन होगा वो WR होगा। तो यहाँ पर ये आपका इतना पूरा हो गया।
इसे यहीं पर छोड़ दो आप। ठीक, यहां से तो आपको फॉर्मूला मिल गया टो का। अगर आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला लगाइएगा 16 WR पाई डी क्यूब, डायरेक्ट आपको यहाँ पर टो कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या करना है, अभी तो मैंने लिया था T/J इक्वल टू टो अपॉन आर, अब आप लेंगे T/J इक्वल टू जी थीटा अपॉन एन, इसे इसके इक्वल ले लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एन, T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एन। अब यहां पर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, थीटा आपका आ जाएगा TL/GJ। देखो जो जी है, चाहे जी ले लो चाहे सी ले लो, एक ही बात है, मैंने पीछे सी लिखा था, तो सी और जी दोनों एक ही चीज होते हैं, आप मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी में सी और जी दोनों ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब आप यहां पर देखिए टी की क्या वैल्यू, आप जानते हैं टी है आपका WR, टी आपका क्या है WR, और लेंथ है आपकी 2πRN। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंथ वायर की हो जाएगी 2πRN, तो यहां पर आपने टी की वैल्यू रख दी और 2πRN रख दिया। रही बात किसकी, यहां पर रही बात आपकी यहां पर किसकी, सी की, जी की, जी आपका जी ही रहेगा, और यहां पर जे की वैल्यू आ जाएगी πD⁴ अपॉन 32। टी, एल और जी, जे तीनों की वैल्यू आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद यहां से देखिए थीटा कितना जाएगा आपका, थीटा की फाइनली वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए WR 2πR। ठीक है, अब ये 32 चला जाएगा ऊपर, 32 जब ऊपर चला जाएगा 32 इंटू 2 हो जाएगा 64। एक बचेगा आपका पाई, क्या बचेगा, पाई बचेगा, एक बचेगा आपका W, सॉरी पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखिए जो पाई है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई तो उसके अंदर नहीं आएगा, तो 64 WR²N ये बचेगा, 64 WR²N अपॉन G⁴ अपॉन G⁴ ये आपका थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखिए यह है 16 WR/πd³ और थीटा आपका होगा 64 WR²N अपॉन G⁴। ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिए, आगे के फॉर्मूले इन्हीं से बन जाए, ठीक है नहीं, इन दो फॉर्मूले से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कौन कौन सी, एक आपको निकालना पड़ेगा स्टिफनेस, क्या निकालनी पड़ेगी, स्टिफनेस। सबसे पहले तो आपको डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा डिफ्लेक्शन का, कि डिफ्लेक्शन आर डेल जो है वो आर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, तो अगर आपसे डिफ्लेक्शन पूछ ले तो थीटा निकाल लो और थीटा में आर की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखिए डेल क्या आ जाएगा, जब मैं इस थीटा में आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर केवल R² की जगह R³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R³। तो ये आ जाएगा आपका 64 WR³ अपॉन G⁴ ये आपका आ गया यहाँ पर डेल, ये आपका यहाँ पर डेल आ गया। तो इस तरह से देखिए अगर आपको थीटा का फॉर्मूला पता है तो थीटा के फॉर्मूले में R² की जगह R³ आ जाएगा, सेम फॉर्मूला आपका डिफ्लेक्शन में यूज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर किसकी, स्टिफनेस की। स्टिफनेस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्टिफनेस के इक्वल टू होता है W/डेल। ठीक, अब देखिए W को जुगा तू रख लो, डेल आपको पता है डेल क्या है या नहीं भाई, डेल तो अपने ऊपर निकाला, तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे दोनों की आ जाएगा W/64 WR³ ओवर G⁴। तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी, W से W कट हो जाएगा, G⁴ अपॉन 64 R³N। यानी कुल मिला के जो आपका डेल था, जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, G⁴ ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 64 R³N, W इसमें से गायब हो जाएगा। बस इतना काम करना है। देखो यहाँ थीटा में R की मल्टीप्लाई हो गई तो डेल निकल गया, यहां डेल में क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, W हटा दिया तो आपका K आ गया, स्टिफनेस आ गई। और स्टिफनेस के बाद एक आता है एनर्जी स्टोर, ये भी पूछ लेता है एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर, स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर आपने की,
तो एनर्जी स्टोर के लिए देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी स्टोर यू, यू का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यू इक्वल टू होता है 1/2 टी थीटा, 1/2 टी थीटा, यानी 1/2 इंटू टोर्जन इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। इससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए टी तो आप जानते हैं, टी क्या होता है आपका, टी होता है W इंटू आर, टी इज इक्वल टू WR। और थीटा आपका क्या होता है, देखिए थीटा अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहां पर देखिए ये वाला डेल इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहां से थीटा आ जाएगा डेल अपॉन आर, आ जाएगा नहीं, तो यहां पर मैं थीटा की जगह क्या रख दूंगा, डेल अपॉन आर। तो यहां से देखिए आर से आर कट हो जाएगा आपका, तो यू आपका आ जाएगा 1/2 W इंटू डेल। बस इतना ही फॉर्मूला याद रख लो, आपको ज्यादा फॉर्मूले रखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 W इंटू डेल, तो यहां से आप W की वैल्यू और डेल की वैल्यू ऊपर से निकाल के जो तो पुट कर देंगे। तो कुल मिला के आपको फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करना, अगर आप फॉर्मूला बनाना जानते हैं तो आप टॉर्जन की इक्वेशन से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है नहीं। इन्हीं फॉर्मूले पर आपको जो है न्यूमेरिकल आगे करने पड़ेंगे। अब देखिए ये आपका एक केस पूरा हो गया, अब मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है, पढ़िए आप इसे। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में ये देख लेंगे कि भाई क्लोज कोइल है या ओपन कोइल है, क्योंकि क्लोज कोइल ओपन कोइल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको देखिए क्या दिया गया, एक क्लोजली कोइल हेलिकल स्प्रिंग, आपको पता चल गया कि क्लोज कोइल है। अब क्लोज कोइल में आपको ये भी देखना है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ सॉरी एक्सियल लोड है या एक्सियल ट्विस्ट है, एक्सियल लोड और एक्सियल ट्विस्ट, एक्सियल ट्विस्ट होता है मूवमेंट और एक्सियल लोड होता है आपका लोड W। अब यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर इसने कहा देखिए एक क्लोजली हेलिकल कोइल हेलिकल स्प्रिंग, ये तो क्लियर हो गया कि क्लोज कोइल का न्यूमेरिकल है, कैरी ए लोड ऑफ 500 न्यूटन, लोड लगा हुआ 500 न्यूटन का, तो लोड है तो एक्सियल लोड का न्यूमेरिकल हो गया। तो यहाँ पर W की वैल्यू दे दी, साथ के साथ लिखते चलेंगे 500 न्यूटन, ठीक। उसके बाद इसने कहा इट्स मीन कोइल डायमीटर इज टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द वायर डायमीटर, इसका जो कोइल का डायमीटर है कैपिटल डी, वो वायर की डायमीटर स्मॉल डी का 10 गुना है, ये दे दिया। यानी इसने दे दिया कैपिटल डी इज इक्वल टू 10D, कोइल का डायमीटर वायर के डायमीटर का 10 गुना है, ये लिख दीजिए आपने, ठीक है। कैलकुलेट दिस डायमीटर इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज टू बी 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी शियर स्ट्रेस की। इसने कहा अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मेगा को साफ कर दो, न्यूटन पर में कर लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर टो की वैल्यू इतनी है तो इनकी डायमीटर निकालिए, वायर की भी और कोइल की भी, यानी कुल मिला के आपको कैपिटल डी और स्मॉल डी कैलकुलेट करना है और स्ट्रेस आपको दी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आपको स्ट्रेस दी गई है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला स्ट्रेस का बताया था, क्या बताया था कि टो इज इक्वल टू होता है 16WR अपॉन पाई डी क्यूब, बताया था नहीं बताया था, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। जब आपको स्ट्रेस दे रखी तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका टो इज इक्वल टू 16WR अपॉन पाई डी क्यूब, टो इज इक्वल टू 16WR अपॉन पाई डी क्यूब। अब आप देखिए यहां पर है R, मुझे पता है D, तो मैं जानता हूं R क्या होता है, R होता है डायमीटर का आधा, तो यहां पर R आ जाएगा आपका 5D। अगर डायमीटर 10D है तो रेडियस 5D हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहां पर सारी वैल्यू पुट कीजिए, टो की जगह पुट करेंगे 80 इंटू 10 टू दी पावर 6, और यहां पर आ जाएगा 16, लोड है आपका 500 न्यूटन, और यहां पर R की जगह आ जाएगा 5D अपॉन पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 या पाई रख दीजिए, और यह आ जाएगा डी क्यूब। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप एक डी से इसकी पावर कट जाएगी, डी स्क्वायर बचेगा, तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर को आप इधर ले जाएं तो ये बचेगा 16 इंटू 500 इंटू 5 अपॉन पाई इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये आपका आ गया भैया। यहां से जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.591 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ गई। यहां से इसका अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट करने के बाद डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0126 मीटर, इसे आप mm में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 12.6 mm, ये आ गया। ये मीटर स्क्वायर में थी, यहां आपने मीटर में निकाल ली, मीटर के बाद आपने mm में कन्वर्ट कर दी।
अब आपको पता चल गया कि जो वायर की डायमीटर है वो 12.6 है, तो कोइल की डायमीटर कितनी हो जाएगी कैपिटल डी, 12.6 इंटू 10 यानी 126 mm। यही आपको कैलकुलेट करना, ठीक है नहीं, यही दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी कि वायर की डायमीटर कितनी है और कोइल की डायमीटर कितनी है। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले अगर याद है तो आप करते चले जाए बस न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या है आपका, सेकंड न्यूमेरिकल है आपका ए हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 12 mm डायमीटर। देखिए बॉक्स बना लेता हूं और साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, साथ के साथ सोल्व करते हुए चले, ठीक है नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूमेरिकल को करने का, जो भी दिया गया है साथ के साथ लिखते चलो और साथ के साथ सोल्व करते चलो। इसने कहा ए हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 12 mm डायमीटर स्टील वायर फाउंड ऑन ए 120 mm डायमीटर मेम्ब्रेन। ये जो डायमीटर दिया गया है देखिए किसका, 12 mm डायमीटर स्टील वायर, वायर का डायमीटर दिया गया है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी आपका आ गया 12 mm। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.012 मीटर, 0.012 मीटर आ गया आपका, ठीक है जी। इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद इसने यहां पर कहा देखो भैया ऑन ए 120 mm डायमीटर मैंड्रिल। मैंड्रिल का मतलब होता है कोइल, इसमें आप कंफ्यूज ना हो ना, देखिए कभी कभी नाम चेंज कर देता है घुमाने के लिए। मैंड्रिल का मतलब जो कोइल आपने बनाई है उसकी डायमीटर, तो कोइल का डायमीटर है 120 mm, यानी यहां पर कैपिटल डी की वैल्यू आपकी आ गई 120 mm यानी 0.12 मीटर, 0.12 मीटर आ गया, ठीक है जी। चलो जी, इफ देयर आर 10 एक्टिव कोइल, इसने कहा अगर स्प्रिंग के अंदर 10 एक्टिव कोइल है यानी नंबर ऑफ कोइल होगी 10, यानी आपको स्मॉल एन की वैल्यू दे दी 10, ठीक। चलो तो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, स्टिफनेस को, यानी आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी। यहां तक तो ये समझ में आ गया। आगे इसने कहा टेक सी इज इक्वल टू 82 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी या जी कुछ भी मान लीजिए, सी की वैल्यू आपको दे दी 82 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जीगा को लिख देंगे 10 टू द पावर 9, यह जाएगा 82 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो जी अब आगे देखिए, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्प्रिंग टू इलोंगेट इट बाई 40 mm। इलोंगेट का मतलब होता है उसके अंदर डिफ्लेक्शन, यानी कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे स्प्रिंग के अंदर 40 mm का डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाए, यानी आपको लोड निकालना है डब्ल्यू, आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, कब, जब आपका डेल 40 mm हो यानी 0.04 मीटर हो। तो कुल मिलाकर जो दिया गया है वो भी लिख दिया और जो पूछा है वो भी लिख दिया। अब सबसे पहले आपसे तो स्टिफनेस पूछ लिया, सबसे पहले आपसे पूछा स्टिफनेस। अब स्टिफनेस देखिए क्या होता है, आप जानते हैं स्टिफनेस के होता है W ओवर डेल, W ओवर डेल, ठीक। तो यहां पर W ओवर डेल रखा, डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, ठीक है नहीं। डेल की वैल्यू देखिए क्या है, डेल की वैल्यू ये रही 64 WR³ ओवर G टू दी पावर 4। तो यहां पर जब डेल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर आ जाएगा, देखिए CD टू दी पावर 4 अपॉन 64 R³N, ये आ जाए, ठीक है नहीं। ये आ गया आपका क्या, W अपॉन डेल या K की वैल्यू। अब यहां पर देखिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ R पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर R किसका आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा यानी 0.06 मीटर आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.06 मीटर, क्लियर हो गई। चलो जी अब यहां पर जब सारी वैल्यू में पुट करूंगा तो C की वैल्यू कितनी है 82 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक। D की वैल्यू कितनी है स्मॉल d की 0.012, तो आ जाएगा 0.012 दी पावर 4 अपॉन 64 इंटू R³, R कितना है, R है 0.06, कोइल का डायमीटर, तो 0.06 का स्क्वायर आ गया, 0.06 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा, क्यूब, सॉरी क्यूब है, क्यूब आएगा का क्यूब, और n स्मॉल n की वैल्यू दी गई है 10। सारी वैल्यू आपने पुट कर दी, केवल कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12300 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि स्टिफनेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। आपने सारे फोर्स न्यूटन में रखे, डिस्टेंस मीटर में रखी, तो न्यूटन पर मीटर में आपका आंसर आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है, देखिए ये तो कैलकुलेट हो गया के, अब आपको W निकालना।
अब डब्ल्यू कैसे निकलेगा देखिए, अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला रखा था के इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर डेल, है ना। आपको के तो पता है, आपको डेल भी दिया गया है, भाई के तो आपने निकाल लिया, डेल आपको दे रखा है, तो यहां से डब्ल्यू निकल जाएगा नहीं, इसी फॉर्मूले से निकाल दीजिए। तो यहां से देखिए नाउ, यहां से आपका डब्ल्यू आ जाएगा के इंटू डेल, इसी फॉर्मूले से डब्ल्यू के इंटू डेल आ जाएगा। के की वैल्यू है 12300, ठीक है नहीं, और आपकी जो डेल की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0.04। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 492 न्यूटन, 492 न्यूटन। ये भैया आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 492 न्यूटन। तो भैया ये तरीके हैं देखो सोल्व करने के, बिल्कुल आसान है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं बिल्कुल आएगा इससे। न्यूमेरिकली मैं आपको बता दूं, मोस्टली न्यूमेरिकली इससे पूछा जाता है, और फ्री के नंबर है। फॉर्मूले ड्राइव कीजिए, पहले देख लीजिए कैसे होते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालते चले। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं जी, 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके में, उसके बाद फिर एक्सेल ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे। और आपको बुक में जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिले इसके, वो आप जरूर कर लीजिएगा। 5 न्यूमेरिकल में मैं जितने भी तरह के न्यूमेरिकल इसके हो सकते हैं वो सब करा दूंगा। बुक में देखिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सबको करके देख लीजिएगा, सारे आप आराम से कर लेंगे इन्हें करने के बाद, ठीक। अब आप देखिए आपसे थर्ड न्यूमेरिकल क्या पूछा। थर्ड न्यूमेरिकल में इसने कहा एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग इज मेड ऑफ राउंड स्टील वायर 6.3 mm इन डायमीटर। आपने एक वायर से एक स्प्रिंग बनाया, राउंड कॉइल स्प्रिंग बनाया, और उस वायर की डायमीटर 6.3 mm है। यानी यहां पर आपको दे दिया कितना, यहां पर आपको दे दिया स्मॉल डी, स्मॉल डी आपको दे दिया वायर का डायमीटर 6.35 mm। इसे आप लिख सकते हैं 0.00635 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डायमीटर ऑफ वायर आ गया मीटर में। आगे इसने कहा द मीन रेडियस ऑफ द हेलिक्स इज 31.75। जो हेलिक्स की रेडियस यानी कैपिटल आर जो है, कोइल हेलिक्स मेंड्रिल सब एक ही चीज होती है, तो कैपिटल आर की वैल्यू इसने दे दी 31.75 mm, यानी 0.03175 मीटर, 0.03175 मीटर ये दे दिया, ठीक है जी। चलो आगे इसने कहा देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न 12, जो टर्न है कोइल के वो 12 है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू आपको 12 दे दी। चलो जी लिख दी अभी। द स्प्रिंग इज क्लोज कोइल, और स्प्रिंग आपका क्लोज है, तो क्लोज का केस होगा, ये भी क्लियर हो गया। चलो जी अब आगे इसने सी की वैल्यू दे दी, सी आपका दे दिया 84 × 36 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा को भी आपने यहां से रिमूव कर दिया और इसकी जगह 10⁹ लिख दी। तो भैया ये हो गया, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई सी की। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद है फाइंड। क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है द पुल रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग बाई 24.4 mm। यानी इतना डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको कितना फुल फोर्स, कितना डब्ल्यू लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो यहां पर आपको निकालना है डब्ल्यू, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है व्हेन डेल इज इक्वल टू 25.4 mm या 0.0254 मीटर, 0.0254 मीटर ये दे दिया। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखो, आगे उसने कहा द स्ट्रेस इन द वायर, स्ट्रेस भी निकाल लिया। यहां पर कौन सी स्ट्रेस क्रिएट होती है, आप जानते हैं कि क्लोज कोइल में शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, शियर स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करनी है टो। तो आपको डब्ल्यू और टो निकालना है। सबसे पहले डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टो के फॉर्मूले में डब्ल्यू भी आता है। तो टो के फॉर्मूले में जब डब्ल्यू आता है, तो जब तक डब्ल्यू नहीं आएगा तब तक आप टो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए आप डब्ल्यू कैसे निकलेगा, आपको डिफ्लेक्शन दिया गया है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है। देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू 64 WR² n अपॉन R क्यूब, WR³ n अपॉन CD⁴। ये फॉर्मूला होता है डेल। यहां पर मुझे सारी वैल्यू पता है केवल डब्ल्यू को छोड़ के। कैसे, देखिए यहां से डब्ल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहां से डब्ल्यू आप लिख देंगे डेल इंटू C⁴ अपॉन 64 इंटू R³ है। आपको क्योंकि डब्ल्यू निकालना है, आपने इस फॉर्मूले से डब्ल्यू को एक तरफ ले लिया और सब एक तरफ ले लिए। अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए। आप देखिए आपको डेल की वैल्यू पता है कितनी है 0.0254, सी की वैल्यू आपको पता है 84.36 इंटू 10⁹ और D⁴ डी की वैल्यू आपको पता है कितनी
0.00635, इसकी पावर आ जाएगी आपकी 4 अपॉन क्या आएगा, अपॉन आपका आएगा 64 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको दी गई है 0.03175 का क्यूब, और स्मॉल एन की वैल्यू आपको दी गई है 12। स्मॉल एन की वैल्यू आपको 12 दी गई है। तो अब से केवल कैलकुलेशन करनी है बस। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपकी W की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 141.7 न्यूटन। 141.7 न्यूटन। तो आ गया W, देखो कितना इजीली आ गया। डिफ्लेक्शन पता था उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो चीज पता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। स्टिफनेस पता हो स्टिफनेस का लगा दो, थीटा पता हो थीटा का लगा दो। अब इसने बाद में पूछा है स्ट्रेस इन द वायर। अब टो का फॉर्मूला देखिए, टो का फॉर्मूला आपका होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब। 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब। अब तो W भी आ गया। देखो अगर W पता ना होता तो मैं टो ना निकाल सकूं था, ठीक है नहीं। अगर ये यहाँ W ना भी पूछता तो मुझे W तब भी इससे निकालना पड़ता, ठीक है नहीं। तो अब देखिएगा यहाँ पर कैसे निकलेगा। टो की वैल्यू क्या, टो की वैल्यू निकालनी है तो 16 इंटू W की वैल्यू है आपकी 141.7, R की वैल्यू आपको दी गई है 0.03175। सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, देखो W की वैल्यू नीचे लिखी है, R की वैल्यू ये लिखी है। अब बच्चा D की वैल्यू, पाई तो पाई रहेगा तो कांस्टेंट है। D की वैल्यू आपको दी गई है 0.00635, इसका आ जाएगा जी क्यूब। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही तो बची, और तो कुछ नहीं बचा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद टो की वैल्यू आपकी आएगी 89.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ठीक है नहीं। 10⁻⁶ को मैं मेगा भी लिख सकता हूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को 89.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थर्ड न्यूमेरिकल भी बच्चों आपका पूरा हो गया। छोटे छोटे न्यूमेरिकल 7 नंबर में आएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं आएंगे, ठीक है नहीं। तो ये हो गया जी। अब चलते हैं जी फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है जी। 5-5 मिनट के न्यूमेरिकल है, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। 5 मिनट से ऊपर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको लगेगी ही नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपको जो कैलकुलेट करना है, एक क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज कोइल है, हैव ए स्टिफनेस ऑफ 900 न्यूटन पर मीटर। स्टिफनेस दे दी के की वैल्यू, यहाँ पर लिखते चलो। आपका के आ गया 900 न्यूटन पर मीटर, चलो जी ठीक। विद ए मैक्सिमम लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन, और जो लोड लग रहा है W वो 45 किलो न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पर W की वैल्यू आ गई 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आपने किलो को भी हटा के न्यूटन में चेंज कर दिया। उसके बाद इसने कहा एंड ए मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस 120 यूनिट देखनी पड़ेगी, 1 मिनट इसकी गलत लग रही है। 120 न्यूटन पर एमएम, ये एन है, 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये टो की वैल्यू दे दी शेयरिंग स्ट्रेस, तो टो की वैल्यू भी लिख लीजिए भैया 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो भी दे रखा लिखते चले जाओ, जो पूछ रहा है वो भी लिख लो, भाई क्या पूछ रहा है, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। द सोलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 45 mm। अभी सोलिड लेंथ क्या है ये देखेगा, ये बड़ी समझने की बात है। सोलिड लेंथ क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको होने वाला है कि ये सोलिड लेंथ आपकी है क्या। अब ये बाद में समझाऊंगा सोलिड लेंथ क्या है, भी पहले आगे पढ़ लो। सोलिड लेंथ आपको समझाना पड़ेगा क्या होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए ने क्या कहा, सोलिड लेंथ जितनी अनफाइंड, देखिए सोलिड लेंथ लिख लेते हैं अभी। सोलिड लेंथ इज इक्वल टू 45 mm, 45 mm दिया गया, ठीक है जी। चलो जी, अब आप देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसने क्या पूछा, वायर की डायमीटर पूछी। तब वायर डायमीटर एक तो आपको निकालना है स्मॉल डी, चलो जी। सेकंड में आपसे पूछा मीन कोइल रेडियस, आर आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल आर। तीसरा पूछा है नंबर ऑफ कोइल, आपसे एन पूछा है कि स्मॉल एन क्या है। 3 चीजें आपको बतानी है, और आपको सी की वैल्यू दी गई है कितनी, सी की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 0.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है, चलो जी ठीक। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि जितनी भी आपकी यूनिट है भाई, ये वाली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, ये वाली एमएम में है, ये वाली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, ये न्यूटन में है, ये न्यूटन पर मीटर में है। तो आपको सारी यूनिट या तो मीटर में या एमएम में करनी पड़ेगी पहले तो
तो देखिए जब सारी एमएम में है तो 1 यूनिट मीटर में है, तो इसे एमएम में बदल लो। तो जब एमएम में बदलूंगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए के इज इक्वल टू 900 न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर सॉरी, मीटर को एमएम में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर को एमएम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो नीचे 1000 से गुना होगी तो आ जाएगा 900 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ऊपर न्यूटन पर एमएम, यानी हो जाएगा 0.9 न्यूटन पर एमएम। सबसे पहले हमें यूनिट ही आपको सही करनी है, जब तक आप यूनिट सही नहीं करेंगे तब न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब सारी की सारी यूनिट, फोर्स हो गया न्यूटन में, डिस्टेंस हो गई एमएम में, अब कोई दिक्कत नहीं, सारी यूनिट एक में होगी। अब इस सॉलिड लेंथ की बात करता हूं, देखिए सॉलिड लेंथ क्या है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा सॉलिड लेंथ क्या है, आपको एक डायग्राम से समझा, ये समझिएगा। यहां पर देखिए इस डायग्राम में दिखेगा, इस डायग्राम में आप देखिए इस स्प्रिंग की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं कि इस स्प्रिंग की लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे सर स्प्रिंग की लेंथ जो है ये है, यहां से लेकर यहां तक, यही तो होगी इसकी लेंथ। तो ये इसकी लेंथ है स्प्रिंग की, तो ये स्प्रिंग की सॉलिड लेंथ किसके इक्वल होगी। आप देखो इसका डायमीटर डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, यानी 9 गुना डी, 9 गुना डी। भाई इसका डायमीटर 9 बार, जो क्लोज कोइल है तो क्लोज कोइल आपस में मिली रहती है, तो इसका डायमीटर 9d हो जाएगा, यानी 9d का मतलब nd। तो अगर किसी भी कोई स्प्रिंग की लेंथ दी है, वायर की लेंथ अलग चीज होती है, वायर की लेंथ अलग है, स्प्रिंग की लेंथ अलग है, स्प्रिंग की सॉलिड लेंथ दी गई है तो सॉलिड लेंथ होगी आपकी nd, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा समझाना था बस, इसीलिए मैं आपको डायग्राम पर लेकर आया था। तो यहां पर आप देखिए से क्या लिख सकते हैं, आप इसे यहां पर लिख सकते हैं, जो आपने 45 mm लिखा था, इस 45 mm को आप लिख सकते हैं nd। यहां पर देखिए सॉलिड लेंथ 45 mm इज इक्वल टू nd। क्लियर हो गई बात, चलो अब देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको देखिए यहां पर डिफ्लेक्शन, आपको यहां पर जो दिया गया है के दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, टो दिया गया है, और आपको सॉलिड लेंथ दी गई है, ये दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, सॉरी स्टिफनेस का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको दो चीजें पता है, एक पता है स्टिफनेस और एक पता है आपको टो, और तो सब चीजें नोटेशन है, वो तो सब चीजें यूज होती हैं। तो पहले आप के का फॉर्मूला लगाइए स्टिफनेस का। स्टिफनेस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, स्टिफनेस आपकी होती है के इज इक्वल टू W/10, या डेल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा CD⁴ अपॉन 64 R³ N, CD⁴ अपॉन 64 R³N, ये आपकी स्टिफनेस के हो जाएगी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते चलो आप, देखिए के की वैल्यू है 0.9, ये वाली रखेंगे न्यूटन पर mm में। यहाँ पर C कितना है, C है आपका 0.4 इंटू 10⁵, और D आपको नहीं पता, D नहीं पता आपको, D तो आपको निकालना है, D निकालना है आपको, कैपिटल R निकालना है, N निकालना है, इनमें से आप तीनों में से कुछ नहीं जानते। तो ये आ गया D⁴, और नीचे आ गया 64 इंटू R³N। तो यहां से आपका D⁴ कितना आ जाएगा, भाई इस सबको इधर ले जाओ, D⁴ आ जाएगा आपका 0.9 इंटू 64 अपॉन 0.4 इंटू 10⁵ इंटू R³N, यही तो आएगा भाई। यहां से ये इक्वेशन तो बनेगी, दूसरी तो बनने की नहीं कोई, यहां से केवल ये इक्वेशन बन सकती है। आपको स्टिफनेस दिया गया था तो आपने स्टिफनेस का फॉर्मूला लगाया, तो वहां पर D/R/N तीनों आ गए, तीनों में से मुझे कुछ नहीं पता, तो उसे यहीं छोड़ दो आप, ठीक। अब दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरे केस पर आपको टो पता है, क्या पता है, टो, तो टो का फॉर्मूला लगाओ। तो आपका होता है 16WR अपॉन πd³, 16WR अपॉन πd³। यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दो, तो टो की वैल्यू देखिए कितनी है, टो की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 120 इज इक्वल टू 16 इंटू W की वैल्यू आपको दी गई है 45 इंटू 10⁻3, 45 इंटू 10⁻3, ये आपने W की वैल्यू रख दी। W जो आपको दिया गया था न्यूटन में है, W जो है 45 किलो न्यूटन, मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन, ये आपका न्यूटन में है, ये यूनिट चेंज कर लीजिएगा, ये न्यूटन में है, ठीक है,
ये आपकी गलत हो गई, यहाँ पर न्यूटन में दी गई है, तो यहाँ भी आप जो W आपको दिया गया था, W कहाँ लिखा था आपने, ये रहा, तो ये भी आपका न्यूटन में 45 ही आएगा। ठीक है, 45 न्यूटन। तो W जो है आपका न्यूटन में ही दिया गया है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूंगा 45। ठीक है, चलो, तो W की वैल्यू आ गई 45, R आपको नहीं पता, और ये आ जाएगा पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। इस फॉर्मूले में भी देखिए R और D आ गया, N इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगी, देखिए 120 पाई अपॉन 16 इंटू 45 इंटू डी क्यूब। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से 0.52 डी क्यूब, 0.52 डी क्यूब। ये आपका कैपिटल R आ जाएगा। ठीक, कैपिटल R आपका आ जाएगा 0.25 डी क्यूब। यहाँ से R और D में रिलेशन निकल गया। दूसरी बात देखिए, ये जो फॉर्मूला आपका जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, अगर मैं यहाँ से R की जगह ये D की टर्म रख दूं तो यहाँ भी D, यहाँ भी D, तो दोनों जगह D आ जाएगा, ये N बचा। अब इस N को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया ND इक्वल टू 45, तो यहाँ से N आ जाएगा आपका 45 अपॉन D। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में N की जगह रख दीजिए 45 अपॉन D, और यहाँ पर R की जगह रख दीजिए 0.5 डी क्यूब। ये पूरी इक्वेशन स्मॉल d में बन जाएगी। तो देखिए, पुट वैल्यू ऑफ N एंड R इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आ जाएगा, देखिए d टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 64 अपॉन 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये वाली वैल्यू R क्यूब N। अब जो R है आपका, देखिए R क्या है, R है आपका 0.252 इंटू डी क्यूब का क्यूब इंटू N, N है आपका 45 अपॉन D, 45 अपॉन D। यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखिए क्या आएगा, यह जाएगा आपका d टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 0.9 इंटू 64 इंटू 0.52 का क्यूब अपॉन 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये आ गया। और यहाँ पर आपका आ जाएगा d टू दी पावर 9 अपॉन 45 अपॉन d, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से d की पावर से d की पावर कट जाएगी, d की पावर 8 बचेगी, d की पावर 4 से d की पावर 4 कट जाएगी, तो d की पावर केवल 4 बचेगा। तो यहाँ से d की पावर 4 की वैल्यू देखिए क्या आएगी। अब ये d की पावर 4 खत्म हो गया, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस d टू दी पावर 4 से ये कट गई 5 बची, इससे ये कट गई 4 बची। ठीक, तो यहाँ पर बचा d टू दी पावर 4, बाकी सबको इधर ले जाओ। जब इधर ले जाएंगे देखिए क्या आ जाएगा, d टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये तो चला जाएगा ऊपर, बाकी सब नीचे आ जाएगा। 0.9 इंटू 64 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 45 इंटू 45, ये आपका आ जाएगा 109.75, 109.75। यहाँ से इसकी पावर 1/4 कर देंगे तो d आपका आ जाएगा, d आपका यहाँ से निकलेगा कितना, d आपका आ जाएगा यहाँ से 3.24 mm। चलो जी, डायमीटर निकल गया आपका, आ गया। एक चीज निकालनी थी डायमीटर, ये निकल गई। अगला नंबर आता है कैपिटल आर का। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है 0.5 इंटू डी क्यूब। तब देखिए कैपिटल आर आपका आ जाएगा 0.52 इंटू डी क्यूब, यानी 3.24 का क्यूब। तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा बच्चों 17.68 mm, 17.68 mm, ये भी निकल गया जी। दूसरी वैल्यू भी आ गई। तीसरी वैल्यू आपसे पूछी थी स्मॉल एन, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल इसी तरह के आते हैं एग्जाम में, थोड़े से लेंथी भी जाते हैं। स्मॉल एन कैसे निकलेगा, देखो आप जानते हैं एन इज इक्वल टू है 45 अपॉन डी। तो यहाँ से देखिए एन इज इक्वल टू 45 अपॉन डी, यानी 45 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 3.24, 3.24। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 45 अपॉन डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13.88, 13.88, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो देखिए तीनों चीजें एकदम से निकल गई और आप यहाँ पर थोड़ा सा गच्चा खा जाएंगे शुरू में कि कैसे होगा। भाई जो चीज दी गई आप स्टिफनेस का फॉर्मूला जानते हैं, शियर स्ट्रेस का जानते हैं, डिफ्लेक्शन का जानते हैं, ट्विस्ट का जानते हैं, चारों में से जो भी दिया हो उसी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है नहीं, वहीं से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
फिफ्थ न्यूमेरिकल देखिए, लास्ट न्यूमेरिकल है क्लोज कॉइल के एक्सियल ट्विस्ट, एक्सियल लोड का, ठीक है नहीं, इसके बाद एक्सियल ट्विस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो भी इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी भी इसके अंदर पूछी जाएगी, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी अब तक हमने कहीं नहीं बताई। यहाँ पर देखिए, एक क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड आउट ऑफ 10 mm डायमीटर स्टील रोड, यानी जिस स्टील रोड से आपका कोई स्प्रिंग बना हुआ है उसकी डायमीटर 10 mm है, तो यानी यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी स्मॉल डी की, स्मॉल डी आपका आ गया 10 mm, 10 mm का मतलब 0.01 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक, आगे आपसे कहा द कोइल कंसिस्ट ऑफ 10 कंप्लीट टर्न, जो कोइल है वो 10 चक्कर पूरे काट रही है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ये मीटर आ गया, स्मॉल एन आपका आ गया 10। चलो जी, अब इसके बाद इसने क्या कहा, देखो इसके बाद इसने कहा विद ए मीन डायमीटर ऑफ 120 mm, यानी जो कोइल के जो टर्न बन रहे हैं वो 120 mm की डायमीटर के बन रहे हैं, तो कैपिटल डी की वैल्यू आपकी आ गई 120 mm, यानी 0.12 मीटर, और यहां से आप आर भी निकाल सकते हैं, आर आपका आ जाएगा 0.06 मीटर, क्योंकि आपको आर ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो आर 0.06 आ गया। फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं पुट होता, कैपिटल आर पुट होता है, तो अगर आपको कोइल का डायमीटर दिया गया तो आपसे रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे से ने कहा द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल पुल ऑफ 200 न्यूटन, स्प्रिंग पर जो एक्सियल लोड लगा है वो 200 न्यूटन का लगा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 न्यूटन, डब्ल्यू आपका 200 न्यूटन आ गया। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सेक्शन ऑफ द रोड, आपको क्या निकालना है, आपको टो की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टो कितना होगा ये बताना है। चलो जी आगे पढ़ो, आगे इसने सी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू यहां लिख लेते हैं 80 जीगा, यानी 80 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। आगे क्या, फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, यानी डेल भी आपको निकालना है, द स्टिफनेस, आपको स्टिफनेस भी निकालनी है, के भी निकालना है, एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, यानी यू भी निकालना है। चार चीजें आपको निकालनी है, चार चीजें, तो डेल के और यू, चारों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या निकालूंगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शुरू से ले लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट आपका आएगा टो, टो का फॉर्मूला आप जानते हैं, टो होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब, 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक, तो यहां से सारी वैल्यू पुट कर दो, टो की वैल्यू निकल जाएगी, तो 16 इंटू डब्ल्यू कितना है 200 और आर कितना है 0.06 अपॉन पाई, और डी क्यूब यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0.01, यानी इसका हो जाएगा क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा। यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 61.11 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 61.11 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10⁶ को आप हटा भी सकते हैं, तो टो आपका आ जाएगा 61.11 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपने 10⁶ की जगह मेगा लगा दिया। चलो जी अब चलते हैं सेकंड पर, सेकंड आपको क्या निकालना है, सेकंड आपको यहां पर पुट करना है क्या, सेकंड आपको यहां पर पुट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डेल, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाइए, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपका होगा 64 WR³ n अपॉन 64 WR³ n अपॉन CD⁴, ये होता है। तो यहां पर सारी वैल्यू पुट करोगे, 64 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 0.06 यानी इसका क्यूब, और नंबर ऑफ टर्न है आपके 10 अपॉन सी, सी की वैल्यू है 80 इंटू 10⁹ और डी कितना है आपका, डी है 0.01 यानी 0.012 0.012 ये आ गया आपका। ठीक है जी, चलो जी अब देखिए, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका डेल यहां से आएगा 0.03456 मीटर, या इसे मैं mm में बदल लूंगा, ये आ जाएगा 34.56 mm, 34.56 mm।
ये आपका यहाँ से आंसर निकल गया डिफ्लेक्शन। तो भैया ये तरीके हैं, देखो डिफ्लेक्शन भी आ गया, तो भी आ गया। अब ये जो आपको स्टिफनेस और यू निकालना है, ये बहुत इजी है। जैसे डिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा तो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस आपकी के होती है, के होता है डेल ओवर सॉरी डब्ल्यू ओवर डेल, डब्ल्यू ओवर डेल। ठीक, अब यहाँ आप डेल का बड़ा फॉर्मूला मत लगाइए, क्योंकि आपको डेल पता है, डेल आप निकाल चुके हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू रखिए आप 200, डब्ल्यू की वैल्यू 200 रखिए, और डेल की वैल्यू मीटर में रखेंगे, मीटर में। एमएम में रखेंगे तो एमएम में आंसर आएगा। अगर आपने मान लिया एमएम में रख दी, 34.56 रख दिया, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकलकर, ये निकलकर आएगी 5.79, 5.79 ये न्यूटन पर एमएम में आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर डेल की वैल्यू मीटर में रखूंगा तो मेरा स्टिफनेस न्यूटन पर मीटर में आएगा, और अगर मैंने यहाँ डेल की वैल्यू एमएम में रखी तो यूनिट न्यूटन पर एमएम आएगी। ये ध्यान रखना है। तो के आपका निकल गया। के कैलकुलेट करने के बाद चौथा नंबर किसका आता है? यू का। यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यू इक्वल टू होगा 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल, 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल, यही तो आया था नहीं? तो यहाँ पर डब्ल्यू डेल दोनों आपको पता है, 1/2 डब्ल्यू है 200, डेल है आपका 34.56, एमएम में रख दीजिए। फोर्स न्यूटन में है, ये एमएम में, तो यूनिट इसकी न्यूटन एमएम आएगी। ध्यान रखिएगा, स्टोर एनर्जी की यूनिट न्यूटन एमएम होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3456 न्यूटन एमएम। ठीक, मीटर में रखेंगे 0.3456 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 34 पॉइंट, या आ जाएगी फिर आपकी 3.456 न्यूटन मीटर, फिर मीटर में आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि आप किस यूनिट में रखना है, वही यूनिट आपको मिलनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये न्यूमेरिकल भी आपका पूरा हो गया। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर क्लोज हेलिकल स्प्रिंग पर आपका एक्सियल लोड लगेगा, लोड डब्ल्यू की वैल्यू देके रखेगा, उस केस में जो फॉर्मूले हमारे बने थे उस पर हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर ली। ठीक है जी, तो ये देखिए बड़े इजी थे, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ टफ था। अब मैं बात करता हूं यहां पर द क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल ट्विस्ट, ट्विस्ट वाले की बात करता हूं। अगर ट्विस्ट लगा हुआ होगा तो क्या हो? ठीक है नहीं, ट्विस्ट का मतलब होता है मूवमेंट। देखिए यहां पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए आपका क्या है, ये स्प्रिंग बना हुआ है क्लोज कोइल, और यहाँ पर आपके इस बार लोड नहीं लगा हुआ है डब्ल्यू, मूवमेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट के केस में देखिए क्या होगा, मूवमेंट के केस में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, एक मिनट वेट। सॉरी, तबीयत थोड़ी आज खराब है भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, सिलेबस आपका ज़्यादा है, तो तबीयत खराब के चक्कर में ये भी नहीं कि वीडियो ना बनाओ, सिलेबस भी आपका पूरा कराना। तो देखिएगा यहाँ पर भाई, द क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल ट्विस्ट, ये दूसरे टॉपिक पर हम आ गए, एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। एक्सियल ट्विस्ट के केस में देखिए पहले इसके फॉर्मूले समझिएगा, डेरिवेशन समझिएगा, कहाँ से क्या आया, पहले पूरी बात हम इसकी ये करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए व्हेन ए ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, जब हम किसी स्प्रिंग पर कपल मूवमेंट जनरेट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग के अंदर क्या चेंज आएंगे वो समझना जरूरी है। तो टू द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग वायर इट प्रोड्यूस ए बेंडिंग इफेक्ट ऑन इट। देखिए जैसे आपका स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे मोड़ने लगूं तो उसके अंदर बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, बेंड होना शुरू हो जाएगा। बेंड होना शुरू होगा, नहीं होगा? जब बेंड होना शुरू होगा, आप कोई हल्का सा स्प्रिंग, पेन वाला स्प्रिंग लीजिएगा, उसे ऐसे लोड लगा के देखिएगा, मूवमेंट लगा के देखिएगा क्या डिफरेंस आता है, देखिएगा क्या डिफरेंस आएगा। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ट्विस्टिंग कपल और टर्निंग मूवमेंट, स्प्रिंग कॉइल विल क्लोज और ओपन आउट। जब मैं यहाँ पर इस तरह से लोड लगाऊंगा तो ये जो आपकी कॉइल है ना, जो कॉइल का डायमीटर है या रेडियस है, ये रेडियस है तो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर इसकी रेडियस ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे, और इसकी रेडियस अगर क्या हो गई, कम हो गई, तो उसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएंगे। यानी कुल मिला के जैसे ही आप यहाँ पर मूवमेंट जनरेट करेंगे तो आपके स्प्रिंग की रेडियस चेंज होगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो आपका डिपेंड करेगा कि आप मूवमेंट किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और जब आपकी रेडियस चेंज होगी तो नंबर ऑफ टर्न भी आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो
इसने वही दोनों चीज कही है कि रेडियस और वो दोनों चीजें क्लियर होगी। अब कुछ नोटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इसके जो इसके अंदर मेन मेन नोटेशन है, जो पुराने नोटेशन थे वो तो वही यूज होने हैं, ठीक है नहीं भाई। और जो मेन जो आपके नए नोटेशन होंगे वो देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने माना इसके अंदर N1 और N2। N1 N2 क्यों माना कि मूवमेंट अप्लाई करने से पहले उसके नंबर ऑफ टर्न कितने थे, और मुझे पता है जब मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न चेंज हो जाएंगे, तो तब उसके नंबर ऑफ टर्न कितने। तो N1 है देखिए नंबर ऑफ कॉइल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट, मूवमेंट जनरेट करने से पहले उसके नंबर ऑफ टर्न कितने थे, वो N1 हो गया। N2 आपका हो गया नंबर ऑफ कॉइल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। आपने जब लोड अप्लाई किया, जब आपने सॉरी मूवमेंट अप्लाई किया, मूवमेंट अप्लाई करने के बाद जब तो टर्न घटेंगे या बढ़ेंगे, तो वो मैंने N2 मान लिया, ठीक। फाई आ गया एंगल ऑफ रोटेशन, जब भी आप रोटेट करेंगे तो वो किसी ना किसी एंगल पर रोटेट होगा, तो वो एंगल मैंने यहाँ पर फाई ले लिया, ठीक हो गया जी। अब आप जानते हैं कि जब मूवमेंट की बात आती है तो मूवमेंट कहाँ आता है, मूवमेंट आता है आपका बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन में आता है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन आर, ये तो होता है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 अपॉन आर भी आएगी, 1 अपॉन आर आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका ई भी आएगा, और यहाँ पर इस बार जे नहीं आएगा, इस बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्योंकि इस केस में आपका जो टोर्जन है, टोर्जन काम नहीं करेगा, इस टोर्जन में इसमें आपका काम करेगा मूवमेंट, मूवमेंट की इक्वेशन बेंडिंग मूवमेंट की, ठीक है नहीं। तो बेंडिंग मूवमेंट वाले सारे नोटेशन यूज होंगे। जैसे टोर्जन में हमने क्या यूज किया था, जे, यहाँ पर यूज होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और आप जानते हैं आई क्या होता है, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64, वहां पर 32 था, यहाँ पर 64 हो जाएगा। R1 मैंने मान ली मीन रेडियस ऑफ कॉइल, यानी जब लोड अप्लाई मैंने नहीं किया था उस समय जो कॉइल की रेडियस थी वो R1 थी, और जैसे ही मैंने लोड अप्लाई किया, सॉरी मूवमेंट, लोड नहीं मूवमेंट होगा सॉरी, जैसे ही मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो मूवमेंट अप्लाई करने के बाद उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, वो रेडियस मैंने R2 मान ली, कितनी मान ली, R2। उसके बाद आपने क्या माना, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, क्योंकि इसके अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, एक्सियल ट्विस्ट के केस में बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी क्रिएट होगी, ये कहलाएगी आपकी सिग्मा बी, ठीक। उसके बाद ई मैंने मान लिया यंग मॉड्यूलस, वहां पर सी या जी चलता था, यहाँ पर ई चलेगा। सारे नोटेशन देखिए यहाँ पर इसके चलेंगे, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। बेंडिंग इक्वेशन आपके याद होगी, देखिए सारे के सारे नोटेशन वही है, ठीक है नहीं। वाई का ध्यान रखिएगा, वाई भी आज यूज करेंगे। वाई आपका होगा यहाँ पर कैपिटल डी बाई 2, जो वायर की डायमीटर होगी उसका हाफ, ध्यान रखिएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ, और सब चीजें तो आप देख लेंगे यहाँ आराम से, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आपकी 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीधा मैं आपको डेरिवेशन पर लेके चलता हूँ, सीधा मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन पर लेके चलता हूँ। डेरिवेशन को आप समझिएगा कि डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद इसके 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज की वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी, आपका जो क्लोज कॉइल का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर ओपन कॉइल आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेशन में आपको बता दूं, जो फॉर्मूले इसके जनरेट होंगे उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए फॉर्मूले क्या जनरेट होंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका बनेगा, सबसे पहले मैं लूंगा इनिशियल कर्वेचर। मैंने आपको बताया था जो कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो आप 1 अपॉन आर की फॉर्म में लेंगे। तो इनिशियल कर्वेचर आपकी रेडियस कितनी थी, R1, लोड लगने से पहले आपकी रेडियस कितनी थी, R1, तो इनिशियल कर्वेचर हो गया आपका 1 अपॉन R1। और फाइनल कर्वेचर क्या होगा भाई, जब आपने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के बाद आपकी कर्वेचर कितनी हो गई, आपकी कर्वेचर हो गई जी 1 अपॉन R2, आपकी कर्वेचर कितनी हो गई, 1 अपॉन R2 हो, ठीक। तो चेंज कितना हो गया कर्वेचर में, आप देखो पहले तो कर्वेचर थी 1 अपॉन R1, बाद में हो गई 1 अपॉन R2, तो कितना चेंज हुआ, बाद वाले में से पहली वाली माइनस कर दो तो चेंज आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे चेंज इन द कर्वेचर, चेंज इन द कर्वेचर। तो चेंज इन द कर्वेचर आपका क्या होगा, देखिए चेंज इन द कर्वेचर आपका होगा 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R मानेंगे उसे भाई, 1 अपॉन R आपका हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये आपका आ गया, ठीक। इसके बाद जो बेंडिंग इक्वेशन है उसका यूज करें, यहाँ छोड़ दीजिए इतना काम कर्वेचर के बाद। अब आप जानते हैं देखिए m अपॉन आई इज इक्वल टू, देखो एज पर बेंडिंग इक्वेशन, यहाँ पर टोर्जन तो है नहीं, बेंडिंग की इक्वेशन का यूज होगा। तो एज पर बेंडिंग इक्वेशन आप जानते हैं कि m अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन आर,
तो यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r आपका आ जाएगा m/ei, ई इधर आ जाएगा तो 1/r की वैल्यू हो जाएगी m/ei। तो यहाँ से जो आपकी 1/r इक्वल टू ये है, यहाँ पर 1/r की जगह बेंडिंग इक्वेशन में, बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से 1/r को m/ei से रिप्लेस कर दीजिए। तो आप लिखेंगे सो m/ei इज इक्वल टू 1/r1, ये r2 आएगा सारा, 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r1। इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब बात करेंगे, देखिए इसके बाद दूसरी, इसके बाद हम बात करेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अप्लाइंग मूवमेंट। अब आप देखिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने, मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा, मूवमेंट लगाऊंगा, सॉरी मूवमेंट अप्लाई करने के बाद आपकी इसकी जो कोइल की रेडियस चेंज हो जाएगी लेकिन टर्न बढ़ जाएगी। भाई जो उसकी लेंथ है वायर की, अगर मैं पूरे लेंथ वायर को ऐसे खोल दूं तो आप चाहे कोइल की डायमीटर को कम कर लो ज्यादा कर लो, उसकी लेंथ तो सेम रहेगी। भाई जब इसकी डायमीटर घटेगी तो टर्न बढ़ जाएंगे, यानी क्योंकि लेंथ तो उतनी है, वो तो लेंथ की वजह से हो रहा है। तो यानी लोड लगाने से पहले और लोड लगाने के बाद आपकी लेंथ रोड की सेम रहेगी। और लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एन, 2πr इंटू एन। तो 2πr एन के हिसाब से आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे L इज इक्वल टू 2πr1n1 इज इक्वल टू 2πr2n2, ठीक है नहीं। भाई जैसे r1 घटेगी तो n बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो n घटेगा, यही तो काम होगा नहीं होगा। तो यानी इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। तो यहाँ पर लोड लगाने से पहले जितनी लेंथ थी 2πr1n1, लोड लगाने के बाद भी उतनी ही लेंथ रहेगी। तो यहाँ से आप देखिए r1 r2 की वैल्यू निकाल लीजिए। r1 यहाँ से आपका आ जाएगा L/2πn1 और r2 आपका हो जाएगा L/2πn2, L/2πn1, L/2πn2। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये यूज होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बात अगले की बात, अब यहां पर निकालेंगे, देखिए हम नाउ फाई, फाई क्या होगा, देखिए फाई आपका होगा फाइनल हेलिक्स एंगल, फाइनल हेलिक्स एंगल माइनस इनिशियल हेलिक्स एंगल, माइनस इनिशियल हेलिक्स एंगल। अब ये देखिए भाई ये क्या चीज है, इसे समझिए ये क्या चीज है, अब ध्यान से समझिएगा। हेलिक्स एंगल क्या है, हेलिक्स एंगल क्या है, हेलिक्स का मतलब होता है कोइल कितना एंगल बना रही है। आप जानते हैं एक कोइल पूरा सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, यानी 2π का बनता है, 2π का बनता है। तो यहां पर लोड लगने से पहले टोटल जो आपकी नंबर ऑफ कोइल है कितनी है, n है, n1 है, ठीक है नहीं। तो एक कोइल का कितना हो गया 2π, तो सारी कोइल मिलाकर कितना एंगल बना रही है 2π इंटू n1, ठीक है नहीं। तो वो तो हो गया आपका इनिशियल हेलिक्स एंगल। और फाइनल हेलिक्स एंगल कितना होगा, बाद में आपकी टर्न हो गई n2, तो जब टर्न n2 हो गई तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2πn2। तो यहां पर आप पुट करेंगे फाइनल हेलिक्स एंगल की जगह आ जाएगा 2πn2, फाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2πn2 माइनस 2πn1, 2πn2 माइनस 2πn1 हो गया। अब इसे यहीं छोड़ दीजिए, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो सब समझ में आ रहा होगा, कोई अलग चीज नहीं है, एक एक पॉइंट पर समझाता वो चल रहा हूं। अब आप यहां से जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, m/ei इज इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक। अब आपने क्या किया, ये जो r1 r2 की वैल्यू आपने निकाली थी, r1 r2 की वैल्यू वहां से पुट कर दीजिए ये वाली। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2πn2 अपॉन l माइनस 2πn1 अपॉन l, 2πn1 अपॉन l। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m/ei इज इक्वल टू 2πn2 माइनस 2πn1 ओवर l, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। और आप यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से 2πn2 माइनस 2πn1 किसके इक्वल है, 5 के। तो आप इसे यहां पर रख देंगे कितना 5, 5 अपॉन l। तो यहां से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 5 आ जाएगा ml अपॉन ei, ml अपॉन ei।
तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ओपन कोइल में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। फाई इज इक्वल टू होता है ml अपॉन EI, ठीक। और जो थीटा आया था टॉर्जन में, जो थीटा आया था वो क्या आया था, ये तो है एंगल ऑफ ट्विस्ट बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग, वहां एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आया था, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका आया था यहाँ पर TL ओवर CJ, TL ओवर CJ, दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। थीटा इज इक्वल टू TL ओवर CJ और फाई इज इक्वल टू ML ओवर EI, दोनों चीजें यूज होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे यूज होंगी, आगे फॉर्मूले मुझसे ये मत देखना कहां से आए, ये दोनों फॉर्मूले फाई थीटा के आगे यूज होंगे। तो फाई की वैल्यू फिलहाल आपकी आ गई ML अपॉन EI, ML अपॉन EI आ गई। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए फाई इज इक्वल टू M क्या है, M है आपका मूवमेंट, M आपका क्या है, मूवमेंट है, ठीक। और लेंथ कितनी होगी, लेंथ आपकी होगी 2 पाई RN, 2 पाई RN, 2 पाई RN होगी। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, भाई मैंने मान लिया भाई रेडियस R है, रेडियस में पहले तो लोड अप्लाई से पहले, लोड अप्लाई के बाद मान रहा था, अब मैंने मान लिया कि जनरल रेडियस जो है आपकी वो R है और जनरल नंबर ऑफ टर्न आपके N है, तो मैं L की जगह रख दूंगा 2 पाई RN, तो यहां पर आ जाएगा M इंटू 2 पाई RN, और E की जगह तो E ही रहेगा, और I आपका आ जाएगा पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। तो कुल मिला के जब आपका फाई का फॉर्मूला यहां से बनेगा, वो बनेगा 182 MRN अपॉन पाई डी टू दी पावर 4। तो फॉर्मूला देखो फाई का एंगल, जो आपका एंगल है, जो आपने फाई क्या माना था, देखिए फाई था आपका यहाँ पर क्या, फाई था आपका एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आपका निकल के आ गया 128 MRN ओवर पाई डी टू दी पावर 4, ये आ गया, ठीक है जी। चलो पाई डी टू दी पावर 4, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 128 MRN ओवर पाई डी टू दी पावर 4, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक। कैसे आया, कहां से आया, सब चीजें मैंने बता दी। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वायर का, वो मैंने रख दिया। L लेंथ होती है पूरी वायर की, वो मैंने रख दी, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला 128 MRN ओवर पाई डी टू दी पावर 4 आपका आ गया। अब आपको निकालना है सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होगी, बेंडिंग स्ट्रेस आपको होगी, देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू M अपॉन आई, यही तो होता है नहीं फॉर्मूला बेंडिंग इक्वेशन का। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी M अपॉन आई इंटू वाई, M अपॉन आई इंटू वाई। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा MY अपॉन आई। तो मैंने आपको बताया था y की तो वैल्यू होगी d/2, y क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, वायर के डायमीटर का भी बताया था। और ये i की वैल्यू आप जानते हैं पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। तो 2 से तो 64 कट गया, 22 बच गया, और एक d से d की पावर कम हो गई, तो ये आपका जाएगा 32m अपॉन पाई डी क्यूब, 32m अपॉन पाई डी क्यूब। ये आपकी सिग्मा बी का वैल्यू का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा बी। दो फॉर्मूले निकल गए आपके। अगर बेंडिंग स्ट्रेस पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे 32m पाई डी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर W नहीं पता है, आपका मूवमेंट पता है, तो W तो आ ही नहीं, देखो उसके अंदर कहीं भी मूवमेंट आ रहा है सारा, यहाँ भी फाई के वैल्यू में मूवमेंट आ रहा है W की जगह। अब आपको एक फॉर्मूला निकालना है स्टोर एनर्जी का, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपका आएगा U इज इक्वल टू 1/2m5। जैसे मैं वहां पर फॉर्मूला लगाता था एनर्जी स्टोर का 1/2 टी थीटा, टॉर्जन वाले में मैंने यूज किया था 1/2 टी थीटा, यहां पर आएगा 1/2 m5। टी की जगह m आ गया, अभी टॉर्जन की जगह मूवमेंट आ गया, और थीटा की जगह फाई आ गया, इतना चेंज होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/2 m, थीटा की वैल्यू कितनी है m इंटू फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर से ये तो वैल्यू मैं रखूंगा नहीं 120 MRN, यहाँ पर आप वैल्यू सीधी सीधी रख लीजिए 120 m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 120 m इंटू यहाँ पर फाई की वैल्यू ये वाली रखेंगे ML अपॉन EI, कौन सी रखेंगे ML अपॉन EI वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा देखिए ML अपॉन EI, ML अपॉन EI। तो ML अपॉन EI से ये आपका आ जाएगा 1/2 m स्क्वायर L अपॉन EI, 1/2
एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए आपका एम क्या होता है, आपका एम क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। एम आपका क्या होगा, यहाँ पर आपकी एम की वैल्यू होगी, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम आपका क्या हो जाएगा, एम आपका यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बी इंटू आई अपॉन वाई। एम क्या आ जाएगा, सिग्मा बी इंटू आई अपॉन वाई। और यहाँ से देखिए सिग्मा बी, अभी मैंने जो फॉर्मूला यहाँ से निकाला था, देखिए सिग्मा बी इंटू आई अपॉन वाई, ठीक है नहीं। तो यहाँ से एम आपका देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा बी, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी पाई डी टू दी पावर 4। ध्यान से देखिएगा, एम अपॉन आई यहाँ फॉर्मूला में जो पुट करूंगा, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई पुट करूंगा, ठीक है नहीं। एम की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ से सिग्मा बी इंटू आई वाई, क्योंकि स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा बी है। ठीक, तो सिग्मा बी आई की वैल्यू है पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64 और वाई की वैल्यू है डी बाई 2। ठीक, तो यहाँ से डी से डी कट हो जाएगा, 2 से 64, तो एम की वैल्यू आएगी सिग्मा बी पाई डी क्यूब अपॉन 32। देखिए क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगा, देखिए एम इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 32, सिग्मा बी क्यूब अब पाई डी क्यूब अपॉन सिग्मा बी पाई डी क्यूब अपॉन 32। अब ये जो फॉर्मूला आया था यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई, यहां से आप एम की वैल्यू पुट करिए, एम की वैल्यू पुट करिए, तो देखिए क्या आएगा, एम की वैल्यू पुट करते ही ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ यू की निकाल रहा हूँ, यू इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर एल, u is equal to, now u is equal to 1/2 m स्क्वायर एल अपॉन ई आई। तो यहाँ पर जब मैं एम स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी टू दी पावर 6 अपॉन 32 का स्क्वायर, ये तो आएगा, या 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 इंटू एल इंटू क्या बचा, एल बचा आपका, और नीचे बचा ई आई, तो यहाँ पर लिखने आपने एल अपॉन ई, और आई की वैल्यू आप रखेंगे पाई डी क्यूब अपॉन 32, पाई डी क्यूब अपॉन 32। देखो सारी चीजें आ गई, आपने क्या पुट किया, 1/2 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा सिग्मा बी का स्क्वायर पाई स्क्वायर, डी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी डी टू दी पावर 6 अपॉन 32 का स्क्वायर, ये रख दिया आपने, एल आपका जुगातू रख दिया मैंने, ई की वैल्यू जुगातू रख दी, और ये हो जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन 64, सॉरी आई की वैल्यू होती है पाई डी क्यूब अपॉन 64। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जब यहाँ से करेंगे तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 32 से 64 कट हो जाएगा, 32 से 64 आपका कट हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से आपका 2 बचेगा, ठीक है नहीं, जो 2 बचेगा वो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा 64 इंटू सिग्मा बी स्क्वायर इंटू पाई से पाई, पाई ये चलो बाद में काट देंगे, पाई स्क्वायर डी टू दी पावर 6 इंटू एल अपॉन 32 इंटू 32, और ये 2 नीचे ये है 2 इंटू 32 इंटू ई इंटू पाई डी क्यूब। अब यहाँ से देखिए क्या से क्या कटेगा, यहाँ देखेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए क्या आएगा, जो कटने वाली चीजें हैं, एक पाई से एक पाई खत्म हो गया आपका, एक पाई से एक पाई खत्म हो गया, 64 से ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ से देखिए आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा सिग्मा बी स्क्वायर, ये बचा सिग्मा बी स्क्वायर आपका, और नीचे आपने लिख दिया 32 को 8 ई ले लिया और यहाँ से 8 ले लिया इंटू, अब यहाँ से एक तो बच गया 1/4, ठीक है नहीं, क्योंकि 32 कितना है 8 इंटू 4, तो 1/4 बचा, एक बच गया आपका यहाँ से पाई, एक आपका बच गया, देखो डी क्यूब से कट जाएगा, डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब पाई डी क्यूब, और ये आ जाएगा आपका है 1/4 पाई डी स्क्वायर आएगा, यार डी स्क्वायर कैसे आएगा, डी टू दी पावर 6, हाँ ये पाई डी टू दी पावर 4 आएगा, 4 पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64 आएगा, तो डी टू दी पावर 4 से जब कटेगी तो पावर आपकी 2 बचेगी, कितनी बचेगी 2। अब आप देखिए यू कितना आ जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर
अपॉन 8E, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 8E इंटू क्या आएगा, देखिए इंटू आएगा यहाँ से 1/4 पाई डी स्क्वायर एल। ये क्या होता है, होता है वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर आपका कोई वायर है, उस वायर कैसा होगा, सिलेंडर हो गया ये, ठीक है नहीं, इसका डायमीटर डी है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर एल। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह d/2 रख दो तो क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 80 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग वायर, वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग वायर। तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग ऑफ जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग है उसमें मल्टीप्लाई करनी है सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 80 की, आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये डेरिवेशन आपका यहाँ पर पूरा हो गया। अब एक देखिए मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है, वो मैं देख लेता हूँ कि हमने जहां जहां आई की वैल्यू यूज की है डेरिवेशन में, वो क्या यूज की है। आई की वैल्यू मैंने, हाँ ठीक है, पाई डी टू दी पावर 4 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि वहां मैंने क्यूब तो नहीं रख दी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका पूरा हो गया। यहाँ से जो मेन फॉर्मूले देखिए लगेंगे, मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। अगर डेरिवेशन आता है तो उसमें पूछ लिया जाएगा, न्यूमेरिकल में जनरली ये नहीं पूछा जाता, ठीक। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर फाई का, कि फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 180/28 mrn ओवर पाई डी टू दी पावर 4। एक फॉर्मूला याद रखना है सिग्मा बी का, सिग्मा बी 32m अपॉन पाई डी क्यूब। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। चलो देखो न्यूमेरिकल करते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए आज मैंने बहुत मसाला आपको पढ़ा दिया, वो क्लोज कोइल मैंने पूरा करवा दिया, पूरा क्लोज कोइल आपका हो गया। एक लेक्चर में ओपन, एक में लीफ, खत्म ये चैप्टर आपका। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका एक क्लोज कोइल, एक क्लोजली कोइल हेलिकल स्प्रिंग। अब देखिए ये भी क्लोज कोइल का है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो मूवमेंट का है या लोड का है, ये चीज देखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या दिया है भाई, यहाँ अगर बेंडिंग स्ट्रेच पूछ ली तो एक्सल ट्विस्ट का है, क्योंकि वहां शियर स्ट्रेच पूछता है, वो तो पूछने से पता चल जाएगा, या देने क्या दिया है वो देख लेंगे। यहाँ पर इसने दिया है एक क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग, वायर 5 mm इन डायमीटर, डायमीटर किसका दे दिया, वायर का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया, स्मॉल डी आपके पास आ गया यहाँ से 5 mm, स्मॉल डी आपका 5 mm आ गया। तो 5 mm को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, 0.005 मीटर। चलो जी, एंड हैविंग एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ 40 mm जॉइंट टू शाफ्ट। अब देखिए क्या है, इनसाइड डायमीटर दिया गया किसका, देखिए ये जो आपकी कोइल है, ये कोइल आपकी इस तरह से होगी, तो इसका इनसाइड डायमीटर दिया गया है, ये इनसाइड डायमीटर कितना है, ये है 40 mm। अब आपको निकालना होता है टोटल डायमीटर टी, आपका जो डायमीटर होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो आप एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू आप निकालेंगे भाई इनसाइड डायमीटर में वायर की डायमीटर ऐड कर दो, भाई ये वायर की रेडियस, ये वायर की डायमीटर ऐड कर दो। तो जैसे आप वायर की डायमीटर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल डी। तो वायर की डायमीटर कितनी है, वायर की देखिए यहाँ पर कितनी है, ये है आपका 40, ये कितना है आपका 40 डायमीटर 40 mm, और यहाँ पर आपकी कितनी है 5 mm, कितनी है 5 mm, ठीक 40 mm और 5 mm। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45 mm, यानी ये आपका आ जाएगा 0.045 mm, 0.045 mm। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरनल डायमीटर दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वहां पर जो डायमीटर आपको दी गई है किसकी, वायर की डायमीटर दी गई वो ऐड कर दे, इतना काम आपको करना है, ठीक है नहीं। तो ये है। अब उसके बाद आपको क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर जब आपको कैपिटल डी पता है तो आप कैपिटल आर निकाल लीजिए, 0.045/2 यानी 0. क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0225 मीटर, क्योंकि आपके फॉर्मूले में कैपिटल आर यूज होता है। तो आपने स्मॉल डी, कैपिटल डी और ये रख दिया। उसके बाद इसने क्या कहा, देखिए द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोइल बिटवीन द टू शाफ्ट इज 15। जो इफेक्टिव कोइल है आपके, यानी एन कितने हैं, एन की वैल्यू 15 दे दी आपको, एंड 0.735 किलोवाट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्प्रिंग। पावर दे दी इसने, कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है जब आपकी शाफ्ट स्प्रिंग जो है 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू कितनी दे दी, पी की वैल्यू दे दी 0.735 किलो न्यूटन, यानी 10⁻³ न्यूटन, और यहाँ पर आरपीएम दे दी एन आपको 1000 आरपीएम। देखिए नया कॉन्सेप्ट आया है पी का, जैसे टॉर्जन में पी का फॉर्मूला देके रखता था, वहां से टी निकाल लेते थे, वही सेम चीज यहाँ होगी, ठीक है नहीं।
उसके बाद इसने क्या कहा, कैलकुलेट द रिलेटिव एक्सियल ट्विस्ट इन डिग्री। रिलेटिव एक्सियल ट्विस्ट निकालना है फाई। क्या कैलकुलेट करना है आपको, फाई कैलकुलेट करना है, पहली चीज तो ये हो गई। एंड ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ बियरिंग स्ट्रेस, और आपको बियरिंग स्ट्रेस सिग्मा बी भी निकालना है। अब देखिए आप जानते हैं एक्सियल ट्विस्ट लिखा है, देखिए एक्सियल ट्विस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको पता चल गया कि एक्सियल ट्विस्ट का न्यूमेरिकल है। यहां से भी समझ में नहीं आ रहा तो बेंडिंग स्ट्रेस पूछिए, बेंडिंग स्ट्रेस एक्सियल ट्विस्ट में होती है, एक्सियल लोड में नहीं होती, ये सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। ये आपको यहां से देखिए क्लियर हो गया। ई की वैल्यू दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है तो ट्विस्ट का है, क्योंकि अगर एक्सियल लोड का न्यूमेरिकल होता तो वहां सी की वैल्यू देके रखता। ये चीजें होती है कॉमन, जिससे पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल है किसका। ई की वैल्यू है तो ट्विस्ट का है, सी की वैल्यू है तो लोड का है। तो यहां पर देखिए सिग्मा बी और फाई आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सिग्मा बी और फाई दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको एम चाहिए। दोनों के फॉर्मूले में एम है, देख लो पीछे, यहां पर देखिए जो फाई का फॉर्मूला है इसके अंदर भी एम है, और सारी चीजें तो पता है, एम नहीं पता। और जो सिग्मा बी है इसके अंदर भी एम है। तो जब तक आपको एम पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एम के लिए देखिए, एम के लिए देगा है पावर, आप जानते हैं देखिए पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन टी ओवर 60, 2 पाई एन टी ओवर 60। अब यहाँ टी तो है नहीं तो टी की जगह आ जाएगा एम आपका। यहाँ पे टी का केस तो है नहीं तो मूवमेंट का केस है, तो यहाँ टी एम से रिप्लेस आपका हो जाएगा, तो आ जाएगा टी पी इज इक्वल टू 2 पाई एन एम ओवर 60, ठीक है नहीं। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे एम इज इक्वल टू टी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू कितनी है, या यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी पी इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन, ठीक। आपको एम की वैल्यू निकाल लिया तो मैं अपने इधर रख लिया और सब आपने इधर पहुंचा दिया। यहाँ सबकी वैल्यू रख दो, P है आपका 0.735 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक। आपका यह है 60 अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, और n कितना है जी आपका, n 2 पाई n, n मतलब ये वाला आरपीएम वाला, स्मॉल n नहीं कैपिटल n, ये है आपका 1000, ये है आपका 1000। तो आगे 0.735 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 पाई इंटू 1000, ये आपका आ गया 7 न्यूटन मीटर। एम की वैल्यू 7 न्यूटन मीटर आ गई, एम की वैल्यू आपको पता चल गई। जब एम की वैल्यू पता चल गई तो फाई और सिग्मा भी निकालना बड़ा इजी है। देखिए फाई का फॉर्मूला देखिए क्या है, फाई का फॉर्मूला है आपका 128 mrn अपॉन पाई डी टू द पावर 4। तो ये आपका जाएगा देखिए 128 mrn अपॉन पाई डी टू दी पावर 4, 128 mrn ओवर पाई सॉरी ई डी टू दी पावर 4 है, क्या है ई, ये मेरा देखिए ये ई आएगा भैया आपका, यहाँ ये गलत हो गया, ये ई आएगा। ई क्यों आएगा ये भी देख लो, 128 mrn अपॉन ई डी टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पाई से तो पाई कट गया था, पाई से पाई कटा तो ई तो बचा था, तो ई आएगा यहाँ पर 128 mrn ओवर ई डी टू दी पावर 4। ये चेंज कर लीजिएगा भाई, छोटी छोटी गलतियां हमारे नंबर काट कर देती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करें आप, ठीक है। तो गलतियां नहीं करनी बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से करना है। तो ये आ जाएगा ई डी टू दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू है देखिए 120, एम की वैल्यू है 7, आर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 0.0225, और एन की वैल्यू आपको दी गई है 15 अपॉन ई, कैपिटल ई आपका कितना है, कैपिटल ई आपको दिया गया है देखिए 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 200 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए देखिए 200 इंटू 10 टू दी पावर 9, 200 इंटू 10 टू दी पावर 9, और आपकी डी की वैल्यू है 0.005, तो आ जाएगा 0.005 टू दी पावर 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू आएगी 2.4 रेडियन। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसकी 180 अपॉन पाई की, डिग्री में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 137.5 डिग्री, 137.5 डिग्री। तो आप इसे रेडियन में भी रख सकते हैं, यही पर आंसर दे दीजिए, या 180 अपॉन पाई से डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो जी अब चलते हैं जी आगे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाई आपका निकल गया, अब आपको निकालना है सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला बड़ा इजी है, 32 m अपॉन पाई डी क्यू। तो 32 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 रख दीजिए,
अपॉन पाई कितना है 3.14 और डी है 0.005, तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो कुल मिला के सिग्मा बी आपका आ जाएगा यहाँ से 570.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 570.04 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 570.4 आएगा, सॉरी क्या आएगा 0.4 आपको 570.4, और यहाँ भी आपका यह आएगा 570.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए कितने इजी न्यूमेरिकल है, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस है। बस फॉर्मूले कहाँ से आए, किस तरह से आए, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, फिर कुछ नहीं बचता। अब देखिए लास्ट न्यूमेरिकल आज का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद थैंक यू बोल देंगे। आज की वीडियो लगभग 2 घंटे की वीडियो हो रही है। अब लंबी लंबी वीडियो ही आपको मिलेगी, क्योंकि अब यही है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करना है, जिससे कि आपको पेपर में आप अच्छे नंबर ला सके। बाद की 2 यूनिट बहुत ईजी है, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा चिंता मत करें। 4th यूनिट का ये मान के चले कि 1/3 पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है नहीं। 4th यूनिट के 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल देखे क्या है, एक क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ राउंड स्टील वायर 6 mm इन डायमीटर। आपको डायमीटर दे दी 6 mm किसकी, वायर की, यानी 0.006 मीटर, ये आ गया 0.006 मीटर आ गई। अब इसने कहा हैविंग 10 कंप्लीट टर्न, एन की वैल्यू आपकी आ गई 10, स्मॉल एन की वैल्यू 10 आ गई, 10 टर्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। 2n एक्सियल कपल m, देखो यहीं से पता चल गया कपल m लगा हुआ है, यानी एक्सियल ट्विस्ट का न्यूमेरिकल है, अगर कैपिटल M दे दिया इसके। आगे दिया था मीन कोइल रेडियस इज 42 m, r की वैल्यू 42 mm है, रेडियस दे दी इस बार, डायमीटर नहीं दी, रेडियस दिया, ये भी ध्यान रखना है, कभी आप रेडियस डायमीटर में कंफ्यूज हो जाए, ध्यान से देखिए डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है। आगे कहा इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज स्प्रिंग वायर इज नॉट टू एक्सीड 240 मेगा न्यूटन, तो सिग्मा बी की वैल्यू है वो 240 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा को मैंने हटा दिया, ये सारी 4 वैल्यू दी गई हैं आपको, 4 वैल्यू दी गई हैं। उसने कहा डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल कपल एम, आपको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो जी। सेकंड, द एंगल थ्रू विच वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज टर्न रिलेटिव टू अदर एंड, एंगल पूछा है, एंगल का मतलब आपसे फाई पूछा है, ठीक। फाई तभी निकलेगा जब आपको एम पता होगा, तो एम पहले एम कैलकुलेट करना है, फिर फाई, और ई की वैल्यू आपको दी गई है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमेरिकल में ई की वैल्यू देगा तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि अगर ई की वैल्यू दी गई है इसका मतलब न्यूमेरिकल एक्सियल ट्विस्ट का है, सीधी सी बात यह है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एम कैसे निकलेगा, एम के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिग्मा बी का, क्योंकि सिग्मा बी आपको दिया गया है, तो सिग्मा बी आपका होता है 32m अपॉन पाई डी क्यूब। तो यहां से आपका एम आ जाएगा सिग्मा बी इंटू पाई डी क्यू अपॉन 32, ठीक है नहीं। अब वैल्यू रख दीजिए कैपिटल एम, सिग्मा बी कितना है 240 इंटू 10⁻⁶, पाई है 3.14, पाई कितना है 3.14, और आपका डी है 3.14 इंटू डी की वैल्यू है 0.006 का क्यूब, 0.006 का क्यूब, और अपॉन आ जाएगा 32, अपॉन क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद m की वैल्यू आएगी 5.089 न्यूटन मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू आपने न्यूटन मीटर में रखी है, तो आपकी m की वैल्यू 5.089 न्यूटन मीटर आ जाएगी। तो ये आगे जी चलो, अब m की वैल्यू तो निकल गई, एक आंसर तो आपका यह आ गया। दूसरा आपको फाई निकालना है, फाई निकालना आप जानते हैं आसानी से, फाई कैसे निकलेगा, फाई का फॉर्मूला आपका होगा 128 mrn अपॉन 128 mrn अपॉन e डी टू दी पावर 4। तो 128 m की वैल्यू 5.089, r की वैल्यू आपकी कितनी है 0.042, n की वैल्यू है आपकी 10, और अपॉन e की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁹, और d की वैल्यू है 0.00। बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू उठा के तो रखनी, और कुछ नहीं करना। और फाई आपका आ गया, फाई आपका यहाँ से आ जाएगा रेडियन में, देखिए मैं सीधा यहाँ पर आपको डिग्री में लिख देता हूँ, डिग्री में आपका आ जाएगा 16.47 डिग्री। पहले आपका रेडियन में आएगा, उसमें 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर क्लोज कोइल से कोई न्यूमेरिकल आता है
तो जैसा न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज की एक ही वीडियो में क्लोज कॉइल आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के साथ। तब तक पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।